जो ट्रेजेडी हुई है एयर इंडिया के साथ अभी सिर्फ 25 से 30 सेकंड में इतने लाइव्स गए। पूरे विश्व में कभी 30 सेकंड में कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या, वो भी इतने मैसिव स्केल पे उड़ने के बाद? एक बार तो एक एयरक्राफ्ट रनवे पे ही था तो धुंध की वजह से उनको रनवे नज़र नहीं आ रहा था। तो वो एक एयरक्राफ्ट ऐसे खड़ा और दूसरा एयरक्राफ्ट आया तो घुस गए। 500-550 लोगों की जान गई थी। अहमदाबाद का जो क्रैश हुआ है उसकी अगर बात करूं मैं, किसी बिल्डिंग से नहीं टकरा था तो क्या बच सकता था वो प्लेन? अगर बिल्कुल खाली ग्राउंड होती, खाली ज़मीन या खेत होता तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आग ना लगती। स्टार्ट होने के बाद वो प्लेन रनवे तक पहुंचा, रनवे पे पावर दी उन्होंने, उसने पावर जनरेट की, प्लेन ऊपर उठा, वहाँ तक तो वो इंजन चल रहे थे। अगर कुछ खराबी होनी होती तो उस टाइम पे भी आ सकती। लेकिन एक जो पायलट होता है उसकी क्या ड्यूटीज होता है? जैसे ही जहाज के दरवाजे बंद हो गए, कैप्टन के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फ्लाइट के अंदर बैठे हर एक इंसान की, उस सब की जिम्मेवारी उस पायलट की। एक फैन नीचे दिख रहा था, जो छोटा सा फैन प्रोपेलर जैसे चल रहा था क्रैश के पहले। तो ऐसा कहता है कि इंजन फेल होने पे वो फैन है। तो वो क्या होता है कि प्लेन को, बोइंग के साथ इतने इंसिडेंट क्यों सुनने में आते हैं? ब्लैक बॉक्स क्या चीज़ क्या है? प्लेन के स्टार्ट होने से रिसेंटली अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश हुआ था, कई 100 जाने गई उसमें। इस इंसिडेंट्स के बाद एरोप्लेन से ट्रैवल करने के लिए कई लोग डर रहे हैं और एरोप्लेन या एयरलाइंस के फ्यूचर के बारे में थोड़ी अनसर्टेनिटी है। हमने ये भी जानने की कोशिश की है कि फ्यूचर इन एयरलाइंस कैसे होने वाला है और ट्रैवलिंग कितनी सेफ होने वाली है एरोप्लेन से। आज के हमारे गेस्ट हैं कैप्टन नीतीश अरोड़ा, जो कि एक चार्टर पायलट हैं और एक ट्रेनर भी हैं। उनके साथ हमने प्लेन के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी कवर किए हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कैप्टन सर, जो ट्रेजेडी हुई है एयर इंडिया के साथ अभी सिर्फ 25 से 30 सेकंड में इतने लाइव्स गए। मतलब शायद सीट बेल्ट लगाते ही थोड़ा सा मोबाइल रखने में ही उतना टाइम लग जाता है, लोगों को समझा भी नहीं होगा। तो आज तक पूरे विश्व में कभी 30 सेकंड में कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या, वो भी इतने मैसिव स्केल पे उड़ने के बाद? उड़ने से पहले ही हुआ वैसे तो। हाँ हाँ। एक बार तो एक एयरक्राफ्ट रनवे पे ही था तो, और दूसरा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने आ रहा था तो वो रनवे पे टकरा गए थे। 500-550 लोगों की जान गई थी। ये तो किधर वो हुआ था? काफ़ी फेमस था। अगर KLM का वो एक क्रैश है तो काफ़ी फेमस भी हुआ था। आप नेशनल ज्योग्राफिक पे अगर आप देखो, एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन में वो आता है। तो एक एयरक्राफ्ट लैंड किया था तो धुंध की वजह से उनको रनवे नज़र नहीं आ रहा था। तो वो किसी और जगह पे मौसम ख़राब था शायद, तो वो डाइवर्ट होके फ़्लाइट्स वहाँ पे आई थी और वो ज़्यादा फेमस एयरपोर्ट नहीं था, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स आ गए थे। और धुंध होने की वजह से वो जो एयरक्राफ्ट लैंड किया था उनको एग्जिट नहीं मिल रहा था। तो इतनी देर में दूसरा एयरक्राफ्ट जो वहाँ पे रनवे पे खड़ा था टेक ऑफ करने के लिए, उसको टेक ऑफ की परमिशन दे दी गई और उनको ये लगा कि वो वाला एयरक्राफ्ट रनवे से उतर गया नीचे, लेकिन वो रनवे से नीचे नहीं उतरा था। तो वो ऐसे हेड ऑन, मतलब एक एयरक्राफ्ट ऐसे खड़ा और दूसरा एयरक्राफ्ट आया तो घुस गए। तो अभी इसी क्रैश पे आता है कैप्टन, जो ये 30 सेकंड में हुआ, आपके एक्सपीरियंस से इतने साल के फ्लाइट के, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि अभी भी स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। स्पेकुलेशंस तो बहुत सारी है सर, और स्पेकुलेशंस चलती रहेंगी जब तक वो ब्लैक बॉक्सेस की रिकवरी नहीं होती। ब्लैक बॉक्स तो रिकवर हो गए, जब तक डेटा सामने नहीं आता। एज ऑफ नाउ जो लगता है दैट इज़ पावर फेलियर इन बोथ द इंजन्स। वो बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है, मेंटेनेंस इश्यू की वजह से हो सकता है, बर्ड स्ट्राइक का वैसे सवाल तो नहीं आता क्योंकि देयर इज नथिंग विजुअल, ना मौसम ख़राब था, कुछ ऐसा था। तो जो अभी के सिनेरियो के हिसाब से लगता है इट इज़ फॉल्टी इंजन या फॉल्टी मेंटेनेंस या फॉल्टी, आप कह सकते हो कि उस टाइम पे कुछ फॉल्ट आया प्लेन में। लेकिन दोनों इंजन फेल होना कितना कॉमन है? बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन कि दोनों इंजन एक साथ बंद होना। आप सोचो अगर वो इंजन में कुछ ऐसा था तो वो स्टार्ट होने के बाद वो प्लेन चल के रनवे तक पहुंचा, रनवे पे पावर दी उन्होंने, उसने पावर जनरेट की, प्लेन ऊपर उठा, वहाँ तक तो वो इंजन चल रहे थे। अगर कुछ खराबी होनी होती तो उस टाइम पे भी आ सकती थी। और कोई आग या धुआं भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं था। तो फिर ये कैसे कंक्लूड बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि इंजन फेलियर होगा? सर
कंक्लूजन में तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब, कंक्लूजन में तो मेरे पास एक थ्योरी आई थी, मैं आपको बताता हूँ जो एक थ्योरी आई थी कि कैप्टन ने टेक ऑफ किया, कैप्टन की सीट सरक गई, वो पीछे आ गई और उसकी वजह से पावर लीवर पीछे आ गए। ऐसा हो सकता है। उसकी वजह से आप नहीं, इतनी जल्दी उसकी वजह से दूसरा को पायलट होता है, उसका हाथ होता है पावर पे, वो इतनी देर में वो डिसीजन ले सकता है। बट ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि कैप्टन ने चलाया माई सीट पीछे आ गई कैप्टन की। तो कोई भी पायलट, चाहे वो मैं फ्लाई करता हूँ, कई बार होता है हमारे साथ कि हम बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस में है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही है, तो सीट का लॉक अगर प्रॉपरली टाइड अप नहीं है तो सीट ऊपर नीचे भी हो जाती है या आगे पीछे सरक जाती है। बट हम लोग जब भी बैठते हैं सीट अच्छे से चेक करते हैं। इट्स नॉट दैट ईजी कि सीट उखड़ के पीछे आ गई, इट्स नॉट दैट ईजी। तो वो थ्योरी भी चल रही है एक लोग को। लेकिन अभी जो लोग नहीं हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनकी कोई गलती हुई होगी या, लेकिन मेरा ये मानना है वो जो 2 लोग थे जो उस टाइम पे कॉकपिट में बैठे थे, हैट्स ऑफ टू देम, जिन्होंने सब कुछ लास्ट मोमेंट तक अपनी आंखों से देखा। मतलब क्योंकि वो बहुत ही सिर्फ- भयानक दृश्य होगा कि आप क्रैश कर रहे सर वो तो अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी। लेकिन एक जो पायलट होता है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती है? मतलब एक बार जब वो कॉकपिट में एंटर कर लेता है, उसके सर, बाद वो क्या क्या चीज़ें चेक करता है? कॉकपिट में एंटर, द मोमेंट यू एंटर द एयरक्राफ्ट यू ओन द एयरक्राफ्ट। जैसे ही जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, कैप्टन के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस फ्लाइट की, उस फ्लाइट के अंदर बैठे हर एक इंसान की, उस फ्लाइट के अंदर जो भी जान है उस सब की जिम्मेवारी उस पायलट की। सो उसको क्या क्या चेक करना होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम जब गाड़ी में बैठते हैं, कार में, तो हम देखते हैं चालू कुछ लाइट्स आती है सामने, हाँ वो जी। चेक की जाती है कि उसमें क्या क्या आ रही है, इंजन सर फेलियर है कि प्रॉपर नहीं। चेकलिस्ट होती है हमारे पास। प्लेन को स्टार्ट करने से लेके प्लेन के एंड तक हर चीज़ चेकलिस्ट पे होती है। वो पूरी चेकलिस्ट हम करते हैं। प्लेन हैं। स्टार्ट चेकलिस्ट किधर रखी होती है, मतलब ऐसा ऊपर प्लेन के लगे? अंदर नहीं, बुकलेट टाइप होती है तो या आप सिंगल रोज पेपर। खोल के देखते हैं? रोज कि खोल के देखते हैं सर, भले आपके फ्लाइंग आवर्स जितना मर्जी हो, 2000 चाहे हो, 2000 हो चाहे 20,000 हो, फिर भी आपको वो देखना ही है बिल्कुल सर। चेकलिस्ट। तो वो तो मिस कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल भी नहीं सर। अगर एक मिस करता तो दूसरा है ना उसको चेक हाँ, करने के हाँ, लिए। हाँ। सर इतनी ओवर द टाइम ऑफ पीरियड इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपको वो आइटम्स याद होती है। बट स्टिल हमारी ट्रेनिंग कहती है आपको देखो। चाहे वो आइटम याद भी है, स्टिल देखो, बोलो और रिस्पॉन्ड करो। अच्छा, रिस्पॉन्ड करो, यानी कि जो को पायलट के साथ आपको वो हाँ बार जी। बार तो खाना अगर कोई कहना- आइटम मेरी साइड पे है तो उसको मैं चेक करूंगा, अगर कोई आइटम उसकी साइड पे है तो वो चेक एंड रिस्पॉन्ड करेगा। ये पूरा कितना टाइम का पीरियड का ये एक्सेस दैट डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस। मतलब हार्डली 5 से 7 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट। 5 से 7 मिनट में मैं बहुत ज़्यादा ले गया। 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है क्योंकि स्टेजेस में होता है चेक। प्लेन को स्टार्ट करने से पहले चेकलिस्ट, प्लेन स्टार्ट होने के बाद की चेकलिस्ट, प्लेन को मूव करने से पहले की चेकलिस्ट, करेक्ट। इवन की ब्रेक्स तक चेक करते हैं हम दोनों साइड पे। जैसे ही प्लेन, आप कभी भी नेक्स्ट टाइम आप कभी भी जाएंगे तो जैसे वो एयरक्राफ्ट पुश बैक होता है, उसके बाद जब प्लेन अपनी इंजन की पावर पे रन करना शुरू करता है, आप देखना प्लेन स्टार्ट होते ही आपको झटका लगेगा, हाँ, 2 बार लगेगा। तो एक बार पायलट अपनी वो कैप्टन check अपनी ब्रेक्स चेक करता है और एक बार को पायलट अपनी ब्रेक्स चेक करता है। दोनों के पास ब्रेक्स होते हैं दोनों के पास ब्रेक और दोनों ब्रेक्स मतलब सेम ही ब्रेक्स होते हैं? Same कोई brakes। कोई उसमें नहीं। एक और थ्योरी ये थी, आपने जो थ्योरी बोली तो वो तो मुझे पता नहीं थी। एक थी कि एक फैन नीचे दिख रहा था, जो छोटा सा फैन प्रोपेलर जैसे चल रहा था क्रैश के पहले। तो ऐसा कहता है कि इंजन फेल होने पे वो फैन आता है, वो हाँ, क्या चीज़ वो है? रैट एयर होती है। तो वो क्या होता है कि प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए सेल्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो जैसे इंजन फेल हो जाता है, प्लेन का इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाता है या सिस्टम्स फेल हो जाते हैं, तो वो प्लेन्स की खासियत है, वो अपने आप वो निकलता है, वो घूमना शुरू करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी। बट मेरे को लगता नहीं कि दैट वाज, इतना तो टाइम भी नहीं मिला होगा हाँ, किसी चीज़ seconds के की लिए। बात थी। वो सर सब थ्योरीज है। मतलब आप सोचो सर, लेकिन वो रैट देखा गया है, मतलब वो दिखा हाँ है। तो माइट भी, फिर वो उसी कारण हो सकता है कि इंजन फेलियर्स हुए एंड वो डिप्लॉय हो गया। उसको डिप्लॉय होने में 1-2-4 सेकंड लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसीलिए आपका मतलब फिर वो थ्योरी के पास जा रहे हैं हम कि दोनों इंजन इलेक्ट्रिकल दोनों इंजन नॉट इलेक्ट्रिकल फेलियर एग्जैक्टली, बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। इंजन फेलियर होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ जिसकी वजह से ऑटो पायलट को गलत इंडिकेशन गया और उसने इंजन बंद कर दिया, ये भी थ्योरी हो सकती है। ऑटो पायलट में। ऑटो पायलट मतलब प्लेन, बट ऑटो पायलट तो एंगेज हुआ ही नहीं, हाँ, ओके। क्योंकि कैसे- इतने कैसे पता इतने चला? लो ऑल्टीट्यूड पे ऑटो पायलट एंगेज हो होता ही ही नहीं। हाँ, सो इट वाज ऑल मैनुअल अभी तक। करेक्ट। ओके। तो जो भी था प्लेन के अंदर की इंजन की पावर गई, क्योंकि जब
पावर भी देते हैं तो दैट इज ऑल्सो ऑटो थ्रॉटल। तो वो भी सवाल नहीं है कि वो पीछे आ गया, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो वहीं पे जाएगा, टेक ऑफ की पोजीशन पे सबसे आगे रहेगा। ओके तो इतने लो ऑल्टीट्यूड पे वो भी सवाल नहीं। तो जो हुआ इंजन्स के साथ हुआ, यहाँ मेजरली वही है, कुछ मैकेनिकल और option ही नहीं है। सरप्राइजिंग और मतलब एकदम ही आउट ऑफ वर्ल्ड सिचुएशन है ये तो। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सर। जिसके बारे में कारण कोई सोच ही नहीं पा रहा है, तो उसमें एक बंदा बच गया, उसका क्या कारण है? वो तो सर उसके- मिराकल है। मैंने तो एक फोटो देखी, ठाकुर जी की एक प्रतिमा भी निकली है, उसमें से भागवत भी निकली है। तो वो तो करिश्मा है सर, उसको तो ना आप जान सकते हो ना मैं जान सकता हूँ। हाँ, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि वो शायद 11A सीट थी कुछ, हाँ, और वो वो तो सबसे लकी सीट है। मेन तो हम बचपन से सुनते आए, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। तो और वही वो था। जैसे चल के आ रहा था, उसके वीडियो क्लिप देखी थी, वायरल हो गई थी काफी, कि वो ऐसे चल के आ रहा था जैसे कि छोटा सा मतलब बस हाँ accident, एक्सीडेंट, बाइक accident एक्सीडेंट और उसके होके निकला पीछे है। से वो हाँ, काफी धुआं आ रहा जल्द है, धुआं निकल धुआं रहा आ रहा है। सो ऑब्वियसली दैट इज मिराकल। लेकिन आप है ना ब्लैक बॉक्स की बात कर रहे थे, हाँ कि जी। ब्लैक बॉक्स क्या चीज़ क्या है? जनरली इट इज इन आवर लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज FDRs, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स। प्लेन के स्टार्ट होने से लेके प्लेन के गिरने तक, वहाँ पे इस सिचुएशन की बात करूँ, ईच एंड एवरीथिंग जो हुई इंजन के साथ, पैरामीटर्स के साथ, प्लेन के पैरामीटर्स के साथ, कौन सी लाइट चल रही थी, कौन सी लाइट नहीं चल रही थी, कौन सा इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ, कौन सा नहीं हुआ, कितना फ्यूल था, कितना बर्न आउट था, कितना फ्यूल, कितने इंडिकेटर्स, तो जितने भी इंडिकेटर लगे होते हैं इंजन की पावर के इंडिकेटर्स, वो पावर कहाँ तक गई, कहाँ पे ड्रॉप हुई और कहाँ पे आके गिरी, वो सारे पैरामीटर्स उसके अंदर रिकॉर्डेड रहते हैं। प्लस आपके कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVRs, जो भी प्लेन के अंदर कैप्टन्स जब से उस कॉकपिट के अंदर आए, उन्होंने आपस में क्या बात करी, जो जो बंदा कॉकपिट के अंदर आया उसने क्या बोला कैप्टन को और कैप्टन ने क्या रिप्लाई किया, क्लियर वॉल्यूम में आता है, क्लियर वॉल्यूम में। ब्लैक बॉक्स के अंदर। हाँ, CVR दो तरह के होते हैं, एक ब्लैक बॉक्स होता है जो FDR होता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, उसके अंदर प्लेन के सारे डेटाज आते हैं, और एक होता है CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसके अंदर कॉकपिट के अंदर जो भी हम बात करेंगे, कैप्टन को कोई फ़ोन भी आया होगा वो भी रिकॉर्ड होगा, कोई भी बंदा अगर उसको एयर होस्टेस कॉफ़ी पूछने भी आई है तो वो भी वॉल्यूम रिकॉर्ड होती है उसके अंदर, ईच एंड एवरी। आप ये सोचो वो इतना एक्यूरेट होता है कि अगर मैंने कोई स्विच ऑन किया टक, तो उसकी आवाज़ भी आती है, अगर कोई पेन गिरा है उसकी आवाज़ भी आती है। क्रैश में मतलब वो क्यों नहीं जलता, वो जो ब्लैक बॉक्स है सर वो कैसे उसका जो reflect- मटेरियल है वो मटेरियल इस हिसाब से बनाया जाता है कि वो हीट रेजिस्टेंस, फायर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस बहुत सॉलिड बनाया जाता पर है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन को भी झेल लेता है वो। हाँ जी, और नहीं डिस्ट्रॉय होते हैं, उसमें भी डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन उसको रिपेयर किया जाता है फिर। ओके और लेकिन वो उसका मटेरियल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया जाता है, एंड इट इज़ केप्ट एट वेरी सेफ प्लेस, की मतलब प्लेन के ऐसे हिस्से में डाला जाता है जो सॉलिड हो। और कहाँ होता है एग्जैक्टली ये, मतलब कॉकपिट के पास ही होता है? नहीं, जो CVR है वो कॉकपिट के अंदर होता है, लेकिन उसका जो मेन मशीन है वो पीछे लगी होती है। एकदम पीछे। हाँ, और ये जो अलग अलग प्लेन में अलग अलग वो रहते हैं, अलग अलग प्लेसेस रहती है जहाँ पे। ये डेटा रिकवरी अभी तक नहीं हुई ब्लैक बॉक्स सर की? डेटा रिकवरी को टाइम जाता है, डेटा रिकवरी के लिए ये वो यहाँ से गया है US, एंड इट इज़ नॉट एवरी ईच एंड एवरी मिली सेकेंड का डेटा रिकवर करना है, और इट इज़ नॉट जस्ट वन थिंग, कितनी सारी पैरामीटर्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया में नहीं हो सकता वो? इंडिया में इन्होंने ट्राई किया बट वो शायद कुछ काम नहीं किया, एंड दे हैव सेंट इट टू बोइंग। तो बोइंग ऑब्वियसली जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, तो ये अभी बोइंग की बात चालू है, तो ये सुनने में भी आया है कि बोइंग के प्लेन्स या बोइंग के शेयर्स भी कम हो रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो वो सर जो क्या मार्केट है वो सेंटिमेंट्स पे काम करती है। स्टॉक मार्केट वर्क्स ऑन द सेंटिमेंट्स। आप आज किसी एक कंपनी की बुराई कर देंगे, पीछे हुआ अपने अदानी जी का, हिडलबर्ग ने कुछ बोला, अगले दिन शेयर डाउन, अदानी जी ने कुछ बोल दिया, शेयर अप। सो दिस इज, लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, बोइंग है, एयरबस है, बोइंग के साथ इतने इंसिडेंट क्यों सुनने में आते हैं? सर ऐसा नहीं है। एयरबस का अगर आप देखो, जब एयरबस के एयरक्राफ्ट्स आए थे, नया नया एयरबस A320 इंडक्ट हुआ था, पहले 4 दिन में उसका ब्रांड न्यू प्लेन क्रैश हुआ था, एक भी बंदा नहीं मरा था, प्लेन ऐसे गिरा था, सीधा नोज डाइव। नोज डाइव में गिरा था। उस प्लेन में एक छोटी सी गलती थी, वो ये थी, प्लेन में एक एंगल ऑफ अटैक नाम की एक चीज़ होती है। एंगल ऑफ अटैक इज ये एंगल, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ कि ये कितना एंगल है, हाँ, ठीक 45 है? डिग्री, हाँ। तो उसका एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, वो बाहर, आप नेक्स्ट टाइम प्लेन में जाओगे तो राइट साइड पे देखना, एक कांटा सा लगा होगा, वैसे ऊपर नीचे होता है, करेक्ट। ठीक है? प्लेन नया नया पेंट हुआ था और वॉश किया था प्लेन, और
जैसे कैप्टन ने प्लेन उठाया, वो प्लेन उड़ा, वो कांटा, वो प्लेन ऊपर जाके लेवल ऑफ हो गया, 35-36 हज़ार फीट पे जाके लेवल ऑफ हो गया, वो कांटा वहाँ पे ऊपर अटक गया, क्योंकि ऊपर जाके टेम्परेचर हो जाता माइनस में। वो जो पिछली रात को पानी था जो धोया था प्लेन, वो पानी अंदर था, वो ऊपर जाके पानी फ्रीज हो गया, उसने कांटा अटका दिया। अब वो कांटा अटका दिया, ऑटो पायलट को ये सिग्नल जा रहा है प्लेन ऐसे है, लेकिन प्लेन ऐसे है। ऑटो पायलट को सिग्नल जा रहा है प्लेन ऐसे है, ऑटो पायलट प्लेन को नीचे ला रहा है। फिर वो थोड़ी देर बाद जैसे वो हो रहा है, लेवल ऑफ हो रहा है, फिर ऑटो पायलट को लग रहा है प्लेन ऐसे, क्योंकि वो कांटा तो नीचे जा ही नहीं रहा, करेक्ट। तो वो तो अटका हुआ बर्फ की वजह से। तो ऑटो पायलट ने प्लेन को पूरा ऐसे कर दिया। लेकिन फिर पायलट खुद कंट्रोल नहीं सर ले वो सकता। हुआ ही नहीं ना, ऑटो पायलट इतना स्ट्रांग था, ऊपर से जब आप डाइव में जाते हो, स्टॉल होता है प्लेन या डाइव में जाते हो, तो कंट्रोल ही नहीं कर पाए। वो जब तक वो पानी नहीं पिघलता तब तक वो अटका था, ऑटो पायलट उसको ओवरराइड कर रहा था। ऑटो पायलट क्या होता है एग्जैक्टली ऑडियंस के लिए? ऑटो पायलट इज बेसिकली आप इनपुट देते हो ऑटो पायलट के, वो सो पायलट की जो रिक्वायरमेंट है आज की जो बड़ी मशीन है, आप उनको मैनुअली फ्लाई नहीं कर सकते। आप उनको मैनुअली एक हद तक नीचे जैसे ग्राउंड के पास या जब लैंड करने वाले तब फ्लाई कर सकते हो, लेकिन इतने सारे लोगों को बिठा के आप ऑटो पायलट पे इतना स्मूथली फ्लाई, बिना ऑटो पायलट के आप इतना स्मूथली फ्लाई नहीं कर सकते। वेरी सेंसिटिव मशीन्स, जितने भी एयरक्राफ्ट है बहुत सेंसिटिव होते हैं। आप हल्का सा एक उंगली लगाओगे प्लेन ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाता है, इतना सेंसिटिव होता है एयरक्राफ्ट। क्योंकि इतनी स्पीड पे आप देखिए, हम ज़्यादा स्पीड पे जा रहे होते हैं हाईवे पे, एक छोटा सा पत्थर आता है पूरी विंडशील्ड क्रैक कर देता है। एग्जैक्टली। तो इट इज़ लाइक दैट। हम बहुत ज़्यादा स्पीड पे 600, 700, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहे हैं, और हल्का सा भी अगर इतना सा भी झटका लगेगा, आप सोचो हवा आती है तो हल्का सा झटका लगता है, तो आप मैनुअली फ्लाई नहीं कर सकते उनको। तो यू रिक्वायर अ प्रिसाइज मशीन। ऑटो पायलट जिसको आप बता देते हो कि इस प्लेन को ऐसे उड़ाना है, ओके। पायलट्स ऑटो पायलट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि तुमने ये चीज़ करनी है, यहाँ पे मुड़ो। तो ऑटो पायलट, अगर हम कोई भी, हम बाइक चला रहे, गाड़ी चला रहे, मैं आपको बोलूँ वो जो सड़क के बीच में एक लाइन लगी होती है जो सेंटर वाली डिवाइडर, मैं आपको बोलूँ आपको बाइक चलानी है 100 किलोमीटर, लेकिन उस लाइन से ना इधर होना है ना इधर होना है, तो वो पकड़ के चलेगा। वो पकड़ के चलेगा। ऑटो पायलट मशीन को अगर मैं बोलूँगा, मशीन सीधे में चलेगी, लेकिन इंसान नहीं चल सकता। बट क्या रेफरेंस पॉइंट, फिर हवा में रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? किस चीज़ के लिए? जैसे आपने कहा डिवाइडर का तो लाइन मुझे विजिबल दिख रहा है, हाँ। पर हवा में तो कुछ भी चीज़ हवा में लाइनें बनी हुई है। बनी है, कहाँ होती है? वो चार्ट्स पे होती है। अच्छा। हवा में ऑलरेडी जाल बिछा हुआ है, रास्तों का जाल बिछा हुआ है। मेरे को एक बार किसी रिश्तेदार ने पूछा प्लेन कैसे उड़ता है, मैं गूगल मैप पे तो उन्होंने बोला, और मैंने लिटरली मैंने अपना आईपैड निकाला, मैं कहा ये देखो ये लाइन बनी है, ये बॉम्बे है, ये दिल्ली है, तो वहाँ पे लाइन आ गई एक पिंक कलर की, तो मैं कहा ये देखो मेरे को ये लाइन फॉलो करते हुए जाना है। ये लाइन हर वक्त डिसाइड होती है या प्री डिसाइडेड है ये लाइन? सर जनरली जो रास्ते हैं, आने जाने का रास्ता बने हुए हैं, यहाँ से दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रास्ता बना हुआ है, पॉइंट्स आते हैं, मेरे को उनको फॉलो करना है। आते टाइम दूसरा रास्ता है, और वो अपने को दिखता रहता है गूगल मैप जैसे। काइंड ऑफ कह सकते हो आप, गूगल मैप जैसे दिखता रहता है, लेकिन और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। हाँ, लेकिन आसान भाषा में वो गूगल मैप की। और इसको सेंट्रलाइज कंट्रोल किया जाता है, सारे दुनिया के जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उसको पता होता है कि इस रास्ते से कोई और गुजर रहा है कि नहीं। एयरक्राफ्ट को पता है, ATC को कंट्रोल कौन? हाँ, कंट्रोल कौन? ATC को पता होता है। हम जैसे अभी जैसे मेरे को यहाँ से कहीं पे भी जाना है, तो आई विल फाइल ए फ्लाइट प्लान। मैं पहले उसका पूरा रूट बताऊंगा। तो जनरली रूट के नाम है, जैसे एक है अल्फा 347, तो मैंने बोल दिया मैं अल्फा 347। हो सकता है अल्फा 347 रशिया से ओरिजिनेट होती हो और ऑस्ट्रेलिया तक जाती हो, हो सकता है, मतलब वो है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लाइन घूमती है। करेक्ट। फिर मैं डालूंगा डिपार्चर और डेस्टिनेशन। अब वो डिपार्चर से वो डेस्टिनेशन मैं ये वाले रूट पे जाऊंगा, तो हर एयरपोर्ट से उस रूट पे जाने का रास्ता है। और मैं किस वक्त जा सकता हूँ ये कौन बताता है? मैं जा सकता हूँ कि नहीं आगे? ये भी ATC कंट्रोल करता है? नहीं, सो क्या होता है, तो मैं अपना पूरा चीज़ बताता हूँ कि मैं डिपार्चर ये है, डेस्टिनेशन ये है, ये टाइम पे डिपार्चर करूँगा और ये टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली लैंडिंग होगा। मैं इतना फ्यूल कैरी कर रहा हूँ, इतना मेरा एंड्योरेंस है, और इतने मेरे नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं। तो जैसे जनरली शेड्यूल एयरलाइन है, उनका रोज का शेड्यूल है, तो वो शेड्यूल पहले से ही प्री डिसाइडेड है। करेक्ट। फिर ऑल्टीट्यूड डिसाइड होता है, स्पीड डिसाइड होती है, वो सब
उनका तो प्री डिसाइडेड है, क्योंकि उनका पीछे से बन के आता है ना। अब जैसे आई फ्लाई फॉर चार्टर्स, हमारा कोई टाइम ही नहीं है, एग्जैक्टली। तो हमारा टाइम स्लॉट वो बीच में फिट करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अभी से मैं 45 मिनट्स के बाद डिपार्चर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी का UTC का टाइम डालते हैं, तो मैंने डाल के फ्लाइट प्लान फाइल कर दिया। जो भी परमिशंस होती हैं ऑपरेशंस डिपार्टमेंट वाले परमिशंस लेते हैं, फिर बाद में हम ATC को जाता है तो ATC परमिशन दे देता है। तो वो परमिशन भी, उसकी भी वैलिडिटी होती है। पहले तो 1 घंटे की वैलिडिटी होती थी, अभी 3 घंटे की वैलिडिटी होगी। एंड देन इट गोज़ टू इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का मिलिट्री यूनिट होता है, वो परमिशन देता है, कभी कभार डिनाई भी करता है या डिले भी करता है। फिर उसका एक नंबर आता है, तो वो नंबर हमें असाइन होता है, फिर वो नंबर हम ATC को बताते हैं कि ये हमारी क्लियरेंस ऑलरेडी है। तो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स को पता है कि इस टाइम के आसपास, इस टाइम के बाद एक एयरक्राफ्ट इंडिया से, यहाँ से बॉम्बे से उठेगा, दिल्ली जाएगा, यहाँ पे जाएगा, इस रूट पे जाने वाला है। तो उनके पास पहले से इन्फॉर्मेशन, लेट्स से मैंने टेक ऑफ किया, मेरा सब कुछ फेल हो गया, मतलब कम्युनिकेशन फेल हो गया, ATC को पहले से इन्फॉर्मेशन है। फिर उसका भी रास्ता है, उसकी इन्फॉर्मेशन है कि अगर मेरा स्टेजेस में यहाँ पे जाके अगर मेरा कम्युनिकेशन फेल होता है तो मेरे को क्या फॉलो करना है। ओके। तो मैं ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ से घूमूं और लैंड कर जाऊँ। फिर उसका प्रोसीजर है, रेडियो कम्युनिकेशन फेल, ये प्रोसीजर, वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। रास्ते में मान लो मेरा इंजन फेल हो गया, अपना कम्युनिकेशन फेल हो गया, मैं बॉम्बे से जा रहा हूँ दिल्ली, समवेयर नियर टू अहमदाबाद, यहाँ समवेयर नियर टू सूरत, मेरा कम्युनिकेशन फेल हो गया, प्लेन चल रहा है सब कुछ। तो फर्स्ट थिंग इज, या तो मैं आसपास वाले एयरपोर्ट पे लैंड करूँ। अगर आसपास में कोई एयरपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आई हैव ओनली चॉइस ऑफ गोइंग टू दिल्ली और कमिंग बैक टू मुंबई, ठीक है। तो वो फिर उस टाइम पे कंपनी प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं या ट्राई करते हैं पहले कि कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाए स्टैंड बाई चीज़ों पे। तो नहीं तो उस रूट पे मैं चलता जाऊंगा। मैंने अपना टाइम बता दिया हुआ बॉम्बे को कि मैं दिल्ली कब पहुंचूंगा, उस टाइम के आसपास वाले दिल्ली वाले मेरे को ढूंढना शुरू कर देंगे। नाउ वो मेरे को रेडार पे भी देख सकते हैं, एज लॉन्ग एज आई एम विजिबल ऑन रेडार, उनको मेरा ऑल्टीट्यूड भी नज़र आ रहा है, मेरी स्पीड भी नज़र आ रही है, तो मेरे आगे का रास्ता खाली करते जाएंगे। करेक्ट। अभी कैप्टन साहब आपने टाइम बोला, मैं टाइम बताऊंगा आपको टाइम। जब हम फ्लाई करते हैं से इंडिया से और हम जाते हैं फॉरेन लंदन या अमेरिका, तब तो टाइम जोन अलग होते हैं। बिल्कुल। तो फिर वो टाइम कैलकुलेशन इतना जल्दी, एवरीथिंग इज डन इन UTC, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ओके। तो हर जोन, जैसे आपने बोला, हर जगह टाइम जोन अलग है, कभी डे लाइट सेविंग ऑन है, कभी डे लाइट सेविंग ऑन नहीं है। इंडिया यहाँ से कोलकाता, अभी इंडिया में ही एक्चुअल में 2 टाइम जोन होने चाहिए थे, लेकिन एक ही टाइम जोन है। अगर आप देखो 4:30 बजे हमारा नॉर्थ ईस्ट में वो हो जाता है, और इधर पोरबंदर में 7 बजे सनराइज होता है। करेक्ट। तो वो फ़र्क है। सो क्या हुआ कि जब भी एविएशन स्टार्ट हुआ या उससे पहले, तो उन्होंने बोला एक स्टैंडर्डाइज चीज़ चाहिए हमें। तो वो स्टैंडर्डाइज गोरों ने अपने पास रखा। वो कहते हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वैसे ब्रिटिशर्स। सो ब्रिटिशर्स का जो उनका जो टाइम है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ग्रीनिच टाइम भी बोलते हैं हम जिसको, ग्रीनिच टाइम। तो उसी में आप ऑल ओवर द वर्ल्ड वही टाइम यूज होता है प्लेन्स में, मतलब भले यहाँ 10 बजे हो, जो ग्रीनिच वो कहते बस जो लंदन का टाइम है वही हमारा टाइम। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम आज भी तो वो कैलकुलेशंस हो जाती हैं। इंडियन ट्रैवल में भी आप ग्रीनिच टाइम ही बोलते हैं? एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी जाओ, इट इज ऑलवेज UTC। लेकिन एक आप ना रस्तों की बात करते हैं कि रास्ते ऑलरेडी बने हुए हैं, तो जब अभी रिसेंटली वॉर हुए थे पाकिस्तान के ऊपर से भी बहुत लोग एयरक्राफ्ट ने परहेज रखा था कि वहाँ से नहीं जाएंगे ऊपर से। जो एयर स्पेस होता है वो क्या होता है, बेसिकली कंट्री के ऊपर से उड़ने के लिए भी परमिशन लेनी होती है। बिल्कुल सर। एंड फिर वो परहेज कैसे करते हैं, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन कैसे मिलता है कि इस कंट्री के ऊपर से आपको नहीं उड़ना है? वो तो गवर्नमेंट ही सर्कुलर इशू करती है कि ये एयर स्पेस क्लोज्ड है। तो अब वो ऐसा नहीं है कि उस जगह, अब जैसे मान लो ये A to B है, अब A to B का ये रास्ता है, लेकिन एक A to B का यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का भी रास्ता होगा। करेक्ट। वो वाला रास्ता फॉलो, लॉन्ग कट। तो आपको उस समय वो वाला उनका एयर स्पेस यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल कर ही नहीं सकते सर, वो साथ में ही जेट आ जाएंगे फाइटर्स। लेकिन मैं बीच में पढ़ रहा था, तो जब पाकिस्तान के साथ अपना वो कुछ वॉर जैसे कंडीशन हो गए थे, तब ये कह रहे थे कि उनका एयर स्पेस अगर यूज़ नहीं हो रहा है तो उनका भी नुकसान है। तो बेसिकली क्या कंट्री को उसका सर आप जहाँ से भी ऊपर से जाते हो चार्जेस भरने पड़ते हैं, वो कहते हैं ना टोल टैक्स। करेक्ट। तो टोल टैक्स भी लगता है। हर कंट्री अपना टोल टैक्स लगाती है। कितने वो टाइम के हिसाब से होता है, कितना टाइम नेविगेशन, कितना कौन से रूट पे जा रहे हो, रूट के हिसाब से भी होता है।
तो वो सारे नेविगेशन चार्जेस रहते हैं और ये- क्योंकि हम उनके नेविगेशनल एड्स यूज़ कर रहे हैं सर। एक जैसे आप बोल रहे हो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये रास्ते कैसे बनते हैं, तो वो VORs करके एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो काफ़ी साल पहले आ चुकी है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेडियो रेंज। सो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है VOR जो मैंने बता रहा हूँ आपको। तो वो क्या करते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF वो उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज है, ओमनी डायरेक्शनल रेडियो रेंज VOR। हमारे रेडियो वेव्स चलती हैं जो रेडियो पे आता है 93.5, तो ये ख़त्म हो जाती है कहाँ पे, अगर आपने रेडियो देखा में था, 107 108 पे कुछ 107 पे ख़त्म हो जाती है। करेक्ट। तो 108.5 के बाद एविएशन फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाती है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, तो वो बफर रखा होता है 0.5 का बफर है, तो वहाँ से लेके वो शुरू हो जाती है 108 से लेके फिर 112 तक एक आता है, फिर 118 तक एक आता है। तो 108 से लेके 118 मेगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एविएशन को दी गई है। बाकी आगे की भी हैं, 300 मेगाहर्ट्ज भी है, 400 मेगाहर्ट्ज भी है, लेकिन ये हैक कर सकता है क्या? सॉरी इंटरप्ट कर। सर फ्रीक्वेंसी है, हवा में तरंगे उड़ रही है, बिल्कुल हैक हो सकती है। तो उससे एवरीथिंग कोई गलत ये कर सकता है क्या? मतलब कोई देश, दुश्मन देश ऐसा कुछ, सर या कोई टेक बंदा ऐसे ही मजाक में कुछ? बहुत मतलब मुश्किल नहीं, बट तो क्या करना चाहिए। हाँ, आज के डेट में प्लेन हैक हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं। अभी तो ये भी एक अटकलें आ रही थी कि प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की गई, इसको साइबर के थ्रू, साइबर हैकिंग के थ्रू, जो कि इतना ज़्यादा अभी इतना भी एडवांस नहीं हुआ स्टिल, क्योंकि प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन प्लेन जब तक ऑटो पायलट को हाईजैक करोगे ना, मैनुअल को क्या हाईजैक करोगे। मैं स्कूटर चला रहा हूँ, स्कूटर का इंजन और रेस मेरे हाथ में है, वो मीटर को हाईजैक किया जा सकता है। हाँ, अगर उस मीटर से इलेक्ट्रिकल से मेरे इंजन की पावर बंद की जा सकती है तो लेकिन अगर जैसे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम लोग गलत फीड भी तो कर सकते हैं मैनुअल। जैसे फॉर एग्जांपल आप पायलट हैं, मैं ATC से ऐसा सिग्नल भेज दूं कि आप अभी यहाँ से मोड़ लो, तो क्या हाँ, मोड़ दोगे? सर ATC से सिग्नल नहीं जाता। हाँ, वही इक्विपमेंट अगर माल फंक्शन हो गया तो मेरे को सिग्नल भी गलत मिलेगा, लेकिन हम उसको भी चेक करते हैं, रीचेक करते हैं। अभी एक बेसिक चीज़ है, मैं अगर आपकी आंखें बंद कर दूं, दिन का टाइम है, मैं आपको बाहर छोड़ दूं, हम जा रहे हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, तो आपको पता है, मैं आंखें बंद करके आपकी फिर आपको घुमा दूं, फिर आपको एक जगह छोड़ दूं और आंखें खोल दूं, आप ये पहचान सकते हो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ है? मुश्किल है। नहीं, अच्छा, सन को देख के पहचान सकते सन को हैं। देख के पहचान सकते हाँ, हो, आंखें खोलने वो के एक बेसिक चीज़ है। हाँ, ऐसे ही हमारे प्लेन में कंपास लगी होती है, विच इज़ फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। कंपास का भी झूठ नहीं बोल सकते। करेक्ट। जो कंपास है वो तो ना इलेक्ट्रिकल है ना कुछ है, मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक। इतने ऊपर भी कंपास चलता है? बिल्कुल सर, कंपास तो पूरे वर्ल्ड में कहीं कहीं पे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कितने बोल रहा, पे altitude पे? altitude हाँ, में बिल्कुल। चलता है। बिल्कुल चलता है। आप बार बार जो ऑटो पायलट बोल रहे हैं ना, मैं जो समझा हूँ वो बोलता हूँ, अगर गलत हूँ तो एक सर्टन स्पीड लेने के बाद ऑटोमेटिकली प्लेन ऑटो पायलट पे जाता है, आप सिर्फ उसको नहीं। इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं? हम ऑटो पायलट को ऑन करते हैं। अच्छा, तो तब क्रूज अगर नहीं कंट्रोल, किया तो प्लेन में क्रूज गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है ना, कंट्रोल है, बस वही है ऑटो पायलट। लेकिन अगर नहीं किया तो मैनुअली पूरा प्लेन चला सकते बिल्कुल हैं? चला सकते एंड हैं, तक, एंड तक। अगर आप एक्सपर्ट है तो, क्योंकि ऑटो पायलट इज द सेफेस्ट थिंग। सर एक्सपर्ट होने के बाद भी आप 18 मतलब चलो मैं 2 घंटे भी, आप 2 घंटे तक उस प्लेन को मैनुअली नहीं चला सकते। कितना मुश्किल होता है एक प्लेन चलाना? मुश्किल तो नहीं होता सर, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। बहुत आसान होता है, मज़ा आता है। आप जब ऐसे उड़ते हो हवा में, व्हाट इज़ द इनिशियल, मतलब जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है एक पायलट का, वो क्या होता है? मतलब जब आप इतने ऊंचाई पे चले जाते हो, क्योंकि एक आप सिमुलेटर में कर रहे हो तो आपको सब चीज़ थोड़ा सा फॉल्स लगाई हाँ देती है। जी। जब आप सच में उतने एल्टीट्यूड पे चले जाते हो, व्हाट इज़ द फीलिंग? आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है। मतलब मैंने जब पहली बार अकेले प्लेन उड़ाया था, मैंने खिड़कियाँ खोल के चिल्लाया था मैं जोर से। क्योंकि वो जब पहली बार लिफ्ट ऑफ होता है ना, फर्स्ट सोलो पे, खिड़कियाँ खोल सकते हैं वो plane? छोटे प्लेन की खुल जाती है। अच्छा। जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होते हैं हाँ, उनके हाँ। तो हवा ववा वहाँ पे अंदर AC थोड़ी ना होता है। हाँ, हाँ, हाँ। आजकल वाले थोड़े मॉडर्न एयरक्राफ्ट आ गए। मैंने जब ट्रेनिंग करी थी तब तो वो आधी चीज़ें तो दिखती ही नहीं थी, आधे कांच तो पुराने हुए होते थे। मैं स्पीड जानना चाहूँगा कि आपको टेक ऑफ के लिए कितना स्पीड लगता है और सस्टेन करने हर के लिए? एयरक्राफ्ट की अलग स्पीड रहती है। हर एयरक्राफ्ट के अलग स्पीड वो रहती उसके है। वेट पे डिपेंड है? वेट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, लेकिन हर एयरक्राफ्ट की अपनी एक टेक ऑफ स्पीड हर सेक्टर के हिसाब से रहती है। नहीं, मैं जो साइंटिफिकली ये जानना चाह रहा हूँ कि जनरली मैं आपको बताता हूँ, जो हाँ। पैसेंजर प्लेन है तो आप लगा लो 125 की स्पीड पे, मतलब 175 to 200 नॉट्स, 200 की स्पीड पे टेक ऑफ करते हैं।
उस स्पीड को हाँ, अचीव 200-250 और किलोमीटर अगर पर आवर आप की। फास्ट जा रहे हैं, मतलब आप जब क्रूज कर रहे हैं टूवर्ड से बॉम्बे से दिल्ली, तो एयर प्रेशर तो बहुत ज़्यादा अपोजिट में होता होगा। हाँ जी, तो फिर आपकी उसी वजह से प्लेन को लिफ्ट मिलती है। एयर प्रेशर की वजह से। बिल्कुल सर। और टर्न मारते समय आप सिर्फ टेल से टर्न कर पाते हैं इतना? नहीं, विंग से टर्न करते जो विंग्स हैं उसके जो फ्लैप्स होते हैं उससे वो होटल हैं। फ्लैप्स अलग होते हैं और एलरॉन्स होते हैं। तो आप बता ही दीजिए कैसे उड़ते हैं और क्या, थोड़ा सा एक- साइंटिफिक समझा दीजिए। सर प्रेशर की कहानी है, हाँ। दबाव है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर और जो भी चीज़ है हाई टू लो जाती है। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा मूव करती है और वो प्लेन को ऊपर उठाती है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, सिंपल जो कहानी मैं और बोल टर्न रहा हूँ। कैसे होता है? प्लेन टर्न कैसे होता है? हाँ हाँ तो जो प्लेन के एलरॉन्स होते हाँ, हैं, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, हाँ, तो प्लेन को टर्न करता है। प्लस टर्न करने के लिए रडर्स भी होते हैं, जो वो टेल आप बोल रहे हो तो वो भी होती है, तो कोऑर्डिनेशन रहता है दोनों का। सो ये जो प्लेन जो है उड़ने के लिए उसके विंग्स का कितना ज़्यादा सारा इंपॉर्टेंस ही विंग्स का है। तो विंग्स का साइज और उसका जो स्केल है उसका कितना साइज contribution तो है? वो प्लेन के डिजाइन के हिसाब से वो रहता है, साइज का ऐसा कुछ नहीं है। वो तो साइज जितना बड़ा होता जाएगा उतनी फ्यूल कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो मैच भी तो करना चाहिए ना। हम्म। अरे एक सोच ऐसी थी कि बस जो रहती है हमारी उससे भी बहुत बड़े रहते हैं प्लेन्स, हाँ हमारे जी। नॉर्मल मिनी बस, उसको पंख लगा दिए तो मतलब मेरा पूछना ऐसा था कि क्या अलग रहता है उस चीज़ में कि वो उड़ा देता है, क्योंकि सर वैसे तो उसको अगर पंख लगा दिए हाँ। और वो एक ऐसी स्पीड अटेन कर लेगी तो कुछ टाइम के वो लिए स्पीड क्या है? वो स्पीड वही वो वो है, उसके वेट के weight और के उसके डिजाइन अच्छा, के वो हिसाब से calculation वो के aero- हिसाब वो से कैलकुलेशन के हिसाब से हाँ, वो हाँ। स्पीड पे पहुंचेगी तो कुछ सेकंड्स के लिए वो भी हवा में आ जाएगी, फिर बाद में नीचे आ जाएगी, क्योंकि उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्योंकि उसके लिए एरोडायनामिक्स वाला हाँ जी, गेम है वो एरोडायनामिक्स वाला तो कंसेप्ट इसीलिए उसका शेप वैसे रहता है हाँ planes जी। का। तो अभी कितने कंपनीज प्लेन्स बना रहे हैं जो पैसेंजर प्लेन्स है? एक तो बोइंग मालूम है, एयरबस मालूम है, और कोई बहुत सारी कंपनीज हैं सर। इंडिया से कोई है? इंडिया में HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो एक डॉर्नियर करके एक एयरक्राफ्ट है, उसको असेंबल करती है। ओके। हाँ, बाकी फाइटर्स में अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। इंडिया से? हाँ जी, फाइटर्स के पार्ट्स बनाने शुरू हो गए हम लोग, तो डिफेंस में भी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन पैसेंजर प्लेन्स अभी भी हमारा। तो सबसे ज़्यादा इन दोनों को छोड़ के तीसरा कॉम्पिटिटर? और बहुत सारे है सर, एक टेक्सट्रॉन एविएशन करके कंपनी है, जो बीच क्राफ्ट है एक कंपनी। सो टेक्सट्रॉन एविएशन, जितने ट्रेनिंग के एयरक्राफ्ट यूज़ होते हैं सेस्नास, वो टेक्सट्रॉन एविएशन का वो है। एंड बीच क्राफ्ट है उनका भी, वो उनकी पेरेंट कंपनी है टेक्सट्रॉन की, और सॉरी टेक्सट्रॉन पेरेंट कंपनी है। एंड बीच क्राफ्ट है, हॉकर बीच क्राफ्ट, हॉकर एयरक्राफ्ट, जितने आप ये कॉर्पोरेट जेट्स देखते हो तो ये अलग अलग है। डसॉल्ट एविएशन है, ऐसे गल्फ स्ट्रीम करके है, तो एम्ब्रेयर है। तो ये जो कॉर्पोरेट एरोप्लेन्स आप बोल रहे हैं या प्राइवेट प्लेन्स हाँ जी। चलाते हैं जो आप बोल रहे हैं, इनकी स्टार्ट रेंज कीमत क्या होती है? स्टार्ट रेंज की नए की पुराने की? नहीं की नए की फिर पुराने से? सर डिपेंड करता है कितने सीटर है, क्या है। 10-15 करोड़, 5 करोड़ से भी शुरू हो जाता है। 5 करोड़ में छोटा वाला आता है, सिंगल इंजन आ जाता है, 2 करोड़ में भी आ जाता है सर। जो ये चार्टर प्लेन्स होते हैं जो कुछ अमीर लोग रखते जो हैं, अमीर लोग वाले, वो जो आप सोचते हो जो फिल्मों में नजर आते हैं, वो तो थोड़े से महंगे, 50-60 करोड़ मिनिमम स्टार्टिंग। लेकिन Starting, 3-4 ये करोड़ वो में पुराने। आप प्लेन्स पुराने हाँ। 4 करोड़ में, 5 करोड़ में नए प्लेन्स मिलते हैं? बिल्कुल सर, छोटे वाले, छोटे 3 वाले। सीटर 4 सीटर। उसे उड़ाने में क्या खर्चा आता है? से मुझे उस प्लेन में यहाँ से दिल्ली जाना है तो यहाँ से दिल्ली जाना है तो तकरीबन सर सस्ता ही पड़ेगा, गाड़ी से भी सस्ता पड़ेगा। कितना? हार्डली 20,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा। बस उतना ही खर्चा आएगा, लेकिन मुझे भाड़ा तो भरना पड़ेगा ना वो। हाँ, आपको Airspace। एयर स्पेस का भाड़ा, और दिल्ली में प्लेन की लैंडिंग, बॉम्बे में प्लेन की लैंडिंग, वो महंगी पड़ेगी, वो 1-1 लाख रुपए पड़ जाएगी, और आपका पेट्रोल सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये का जाएगा। ओके। और प्लेन में फ्यूल कौन सा डलता है? हर अलग अलग है, कुछ प्लेन में डीजल भी डलता है, कुछ प्लेन में एक 100 LL बोलते हैं, 100 लो लेड, और एक ATF। तो ATF इज मिक्सचर ऑफ एविएशन फ्यूल, एंड उसमें मिट्टी का तेल भी होता है, कैरोसिन। कैरोसिन, correct। हाँ, तो एविएशन फ्यूल ये पेट्रोल और डीजल से अलग होता है हाँ जी, generally? ATF जिसको ATF जो जेट रहता है। A1 बोलते हैं उसको। सो एक प्लेन में पैसेंजर प्लेन जो होती है उसमें जो फ्यूल होता है वो कहाँ स्टोर होता है? विंग्स में, हाँ, वो जो विंग्स है उसके वो अंदर जो पूरा? विंग्स है ना, वो आप कह रहे हो ना, जितने हाँ, बड़े उतनी हाँ, फ्यूल की हाँ। कैपेसिटी भी होती है विंग्स में, और कुछ एयरक्राफ्ट में बेली में भी होता है। सो अगर अहमदाबाद
का जो क्रैश हुआ है उसकी अगर बात करूं मैं, अगर वो किसी चीज़ से टकराता नहीं, किसी बिल्डिंग से नहीं टकराता, तो क्या बच सकता था वो प्लेन? बिल्डिंग से नहीं टकराता तो कहाँ जाता? अगर सड़क पे खाली लैंड ज़मीन करता, होती अगर? खाली ज़मीन होती तो चांसेस थे। क्योंकि फ्यूल जैसे आप कह रहे हो विंग्स के अंदर फ्यूल होता है, तो विंग्स अगर टकराएं तभी तो वो आग तभी जली ब्लास्ट है। हुआ, ऑब्वियसली इतनी सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ें चल रही थी, स्पार्क जनरेट हुआ। और सो एक चांस है अगर अगर प्लेन के बचने बिल्कुल खाली ग्राउंड होती, खाली ज़मीन या खेत होता, का। तो बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आग ना लगती, और सारे जन बच जाते हैं। कह सकते हैं। ये जो नियम है कि आप अपने जो अपना जो एयरपोर्ट होता है उसके आसपास में बिल्डिंग्स या रेजिडेंशियल एरिया नहीं होना होता है, वो कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है? हर जगह है ही वैसे रेजिडेंशियल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके आसपास हाँ। कुछ हो नहीं। कई एयरपोर्ट्स के बाजू में तो खाई भी है, मतलब कभी सर, कभी मैंने जो एक किताबी कार्रवाई और जो प्रैक्टिकल चीज़ें, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। किताबों में तो ये भी लिखा हुआ है कि स्लॉटर हाउस नहीं होना चाहिए प्लेन के आसपास। अब मुंबई के एयरपोर्ट के 2 किलोमीटर के एरिया में ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्लॉटर हाउस नहीं है। आप जरी मरी जाओ, देखो स्लॉटर हाउस क्या है, वो स्लॉटर हाउस की पूरी। लेकिन रेल- क्या रिलेशन है स्लॉटर हाउस और सर, स्लॉटर हाउस इसलिए कहते हैं कि क्योंकि स्लॉटर हाउस में क्या होता है, जो रेजिड्यू है मांस का, वो बाहर फेंकते हैं। तो जनरली आप देखो, मांस मच्छी की दुकान होती है, उसके बाद कुत्ते आते हैं, यहाँ बर्ड्स आते हैं, तो वो बर्ड्स के Attract कारण करती है। बर्ड्स अट्रैक्ट करती है वो सब चीज़, इस कारण। और ये जो बर्ड हिट कहते हैं, तो इतने बड़े प्लेन को एक बर्ड से कैसे मतलब सर, इतनी बड़ी गाड़ी को एक छोटा सा पत्थर तोड़ जाता है उस स्पीड की वजह से आप बोल रहे स्पीड के। बर्ड हिट करता है, तो दैट डिपेंड्स कि बर्ड कहाँ पे हिट किया है। कई बार होता है बॉडी पे बर्ड हिट किया है लेकिन कुछ नुकसान फर्क नहीं नहीं हुआ, पड़ता। पता भी नहीं लगता। लेकिन बर्ड हिट जो मेनली बोलते हैं हम लोग, वो करते हैं कि जो विजिबल जगह पे हिट हुआ है, इंजन के अंदर हिट किया है। बर्ड तो फिट किया इंजन के अंदर से, वो तो फूंक निकल के जाता है। 1 सेकंड में फूंक के बाहर भी निकल जाता है। लेकिन वो जो नुकसान करता है इंजन को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जो प्लेन के नीचे जो टर्बाइंस इंजन रहता है वो नीचे नहीं, विंग्स पे जो विंग्स विंग्स पे पे जो इंजन रहता है, है वही तो इंजन के अंदर घुस पहले गया। तो ब्लेड्स लगे होते हैं, तो उसके अंदर अगर घुस गया तो वो जला देता है। तो वो फिर इंजन के अंदर खराबी करेगा, तो जिससे इंजन बंद पड़ सकता है या पार्शली बंद पड़ सकता है। तो अभी हम लोग है ना, सब लोग है ना डबल इंजन की बात करते हैं, सिंगल इंजन फेलियर, डबल इंजन फेलियर, डबल इंजन मतलब दो दोनों इंजन, सन। दो तो इंजन। एक इंजन पे भी प्लेन उड़ सकता है? बिल्कुल उड़ सकता है। कैसे फिर वो एक ही साइड में वो अगर चल रहा है इंजन, तो बैलेंस कैसे होगा वो? प्लेन बैलेंस कैसे होगा जी। प्लेन जो मैंने आपको बताया, जो वो रडर के हैं, तो उनके भी ट्रिम्स होते हैं कि अब जैसे आपके साइकिल का अगर हम पहले की बात करें, तो साइकिल में आप देखेंगे कभी साइकिल का वो ऐसे टांगों में बीच में फंसा के सीधा करते थे, हाँ करेक्ट तो वो हमें पहले पता लग जाता था टायर टेढ़ा हुआ है या हैंडल टेढ़ा हुआ है। करेक्ट, अब वो हैंडल टेढ़ा हुआ हो तो मैं उसको टेढ़ा चलाता था ताकि वो सीधा चले। एग्जैक्टली, तो हम उसको वैसे टेढ़ा कर देते ताकि वो सीधा चले। सीधा चले, ओके। तो उसको उस पोजीशन पे हम लाके खड़ा कर देते ताकि जोर ना लगाना पड़े। और उसका क्योंकि- एक्यूरेसी ऑटो पायलट को भी पता होती है? हाँ जी, बिल्कुल पता होती है, ऑटो पायलट मेंटेन करता है उसको। तो वो ऑटो पायलट अगर चला रहे ना, तो ऐसे प्लेन ऐसे उड़ रहा होगा लेकिन वो बिल्कुल सीधा चल रहा होगा, ऑटो पायलट उसको मेंटेन करने करता है। ये जो प्लेन है, अब हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये क्या हाइट पे उड़ता है ज़मीन से? जनरली हर प्लेन की अपनी सर्विस सीलिंग होती है, अपनी कैपेसिटी होती है, वेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। जो कमर्शियल फ्लाइट्स है इंडिया में, हम 45,000 फीट तक उड़ सकते हैं। 45,000 फीट? 45,000 फीट तक उड़ सकते हैं। और जनरली ये जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, यहाँ ये से हम जनरली 30 से 40,000 फीट के बीच में उड़ते हैं। मतलब यहाँ से हम डोमेस्टिक भी फ्लाई कर रहे हैं, तो इतने हाइट पे उड़ रहे होते हैं हम लोग? एफिशिएंसी बढ़ती है कैसे? ऊपर जाके। कैसे? प्लेन का जितना ऊपर जाता है उतनी प्लेन की एफिशिएंसी इंक्रीज भी होती है, फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, हवा पतली हो जाती है। प्रेशर की वजह से प्रेशर, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो इंक्रीज हो जाता होगा? कम होता होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज होने से वो प्लेन को खींचता नहीं है ना, प्लेन को आगे मूवमेंट चाहिए, हाँ, फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए उसको। फॉरवर्ड मूवमेंट चाहिए। हम्म। लेकिन जो आपने अभी कहा कि विंड जो पुश करती है उससे फ्लाइट मिलती है सर। अच्छा, जो कई बार एक वो जो आप कंसेप्ट बोल रहे हैं वो होता है हेडविंड टेलविंड। अगर हवा सामने से आ रही है तो वो नेचुरली मेरे प्लेन को स्लो डाउन करेगी। अब उसको हम रोक ही नहीं सकते। फिर हम वो देखते हैं कि कौन से लेवल पे वो हवा कम है, अच्छा, उसके हिसाब से ये भी कैलकुलेशंस होती हैं ऑटोमेटिक। आजकल सॉफ्टवेयर है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो मेरे को हर 1000 फीट का इंफॉर्मेशन मिलता है, प्रॉपर चार्ट आता है कि इस ऑल्टीट्यूड पे इतनी हवा चल रही है, इस पे इतनी हवा चल रही है। फिर वो टाइम का कैलकुलेशन, मेरे को जल्दी पहुंचना है या मेरे को फ्यूल बचाना है। करेक्ट।
सो ये जो आप ये पायलट डिसीजन ले सकता है कि मेरे को और कितना ऊंचा जाना है, क्या कितना नीचे फ्लाई करना है? लेकिन उसका वैलिड रीजन भी होना चाहिए। अच्छा, आपको पहले बताना होगा कि मैं इस वजह से ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ। मतलब जनरली हमारा जो ऑल्टीट्यूड है वो डिसाइडेड रहता है। अगर मैं उससे वेरी कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, तो क्यों जा रहा हूँ? या तो टर्बुलेंस है, या फ्यूल सेविंग, या स्पीड मेरे को ऊपर ज़्यादा मिल रही है, उस वजह से। ये जो इंजिन्स हैं, ये ऊपर जाने के बाद आप उसका कितना सहारा यूज़ होता है कि उसको आप बंद भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं? वो हमेशा चालू होना ही चाहिए। बिल्कुल, इंजन चालू तभी तो पावर जनरेट हो रही है। प्लेन को हवा में टिके रहने के लिए पावर चाहिए, और वो उससे वो ये करता और है। अगर यही प्लेन जो अभी क्रैश हुआ, ये अगर हवा में होता, जो आप बोल रहे हैं 45,000 फीट के ऊपर, और इंजन दोनों फेल हो जाते हैं, बहुत अच्छे चांसेस थे बचने के। कैसे? प्लेन गिरता थोड़ी। क्यों? प्लेन आप देखिए सर, कागज़ का जहाज बनाते हैं हम, उसमें कोई इंजन नहीं होता, लेकिन हम अगर उसको ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्लाइड करता हुआ नीचे आता है। हाँ। तो प्लेन का जो एरोप्लेन जो उसका जो डिज़ाइन है, वो एरोडायनेमिक डिज़ाइन ऐसा है कि वो ग्लाइड करता हुआ आएगा। अगर उसका कुछ हिस्सा टूटे या हो तो उसकी एरोडायनेमिक जो कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तो पतंग है ना, तो पतंग की तरह तो नीचे आएगा। तो आपको वो सोचने का direct टाइम कर मिलता सकते है। थे बिल्कुल कर कि सकते थे, किधर पानी है या क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर इंजन्स बंद हो गए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो नीचे पंखा अच्छा, है नीचे ना? एक जो पंखा है वो। इंजन बंद होने से प्लेन में बैटरी भी तो है। ओके। इलेक्ट्रिसिटी से तो जनरेटर से चलेंगे जो कंटिन्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी बनाते रहेंगे, लेकिन प्लेन के पास अपनी बैटरी है। तो व्हील्स खुल जाते थे? व्हील्स मैनुअली भी डिप्लॉय हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन जब मैनुअली खोल सकता हूँ। लेकिन समझ लो उतने हाइट पे हैं हम हाँ जी। लोग, और समझ लो इंजन फेल हो गए, और फिर हम लोग गिरेंगे भी तो बहुत तेजी से। स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं ना प्लेन को ऊपर नीचे करके। लेकिन अच्छा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, चांसेस बढ़ते, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। जरूरी नहीं कि कितना बच सकते थे। हाँ, क्योंकि उसमें क्या है, हम उसको रनवे की तरफ डायरेक्ट कर सकते हैं कि रनवे पे लाके उसको फोर्स्ड लैंडिंग करवाने की कोशिश की जा सकती है। पानी में लैंड कर सकते थे, या पानी के पास, या कुछ ऐसी जगह पे, सड़क पे, या हाँ। कहीं पे भी। लेकिन बेटर 45,000 फीट पे है तो आपके पास रनवेज की ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाती है। इतने ऊपर से भी डायरेक्ट करते हुए आ सकता था। बिल्कुल। यानी कि वो एक पॉइंट मेजर था कि जस्ट ऊपर चढ़ते ही प्रॉब्लम है। अगर यही चीज़ थोड़ी सी और ऊपर हुई होती, या एक इंजन फेल हुआ होता, तो देयर वाज वेरी गुड चांसेस, वेरी गुड क्या 100% चांसेस ऑफ सर्वाइवल। इसमें ना बहुत लोग ऐसा भी कह रहे थे कि जो है ना उसका सर्विसिंग बहुत समय से नहीं हुआ था उस प्लेन का, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हुई थी। सर सर्विसिंग तो होता है। अब वो तो मैंने वही बोला कि स्पेकुलेशंस आप जो मर्जी कर लो। ये भी बोल सकते हैं पायलट को हार्ट अटैक आ गया था, पायलट ने जानबूझ के गिरा दिया, आतंकवादी हमला हो गया। स्पेकुलेशंस का कुछ नहीं है। लेकिन वो जो चीज़ हुई, एक जो पायलट होता है ना, उसको ट्रेनिंग इसीलिए दी जाती है कि वो प्लेन को उड़ाए, और जितनी भी जानें जा रही हैं अपनी जान तो बचाए, लेकिन उनको भी बचाए। लेकिन पायलट इजेक्ट कर सकता था खुद नहीं को? सर, उसके ऐसा पास होता ही नहीं। इजेक्शन नहीं होता नहीं। जो फाइटर प्लेट्स में होता है वो फाइटर नहीं? प्लेन में होता है, वो यहाँ पे नहीं होता। तो उसके नीचे तो पैराशूट होता है क्या? नहीं सर, उसके नीचे भी पैराशूट नहीं होता? नहीं। सब पैसेंजर्स के नीचे जो पैराशूट वो होता है पैराशूट नहीं होता सर, वो तो ये होता लाइफ है, जैकेट, life लाइफ jacket रैफ्ट। होता है। पैराशूट तो होता ही बहुत पैराशूट- कम है, पैराशूट नहीं होता होते ही नहीं प्लेन में। नहीं होते। प्लेन्स में होते ही नहीं पैराशूट। नहीं सर। तो ऐसे इंसिडेंट्स में फिर और कोई चारा ही नहीं है। आप अगर पायलट के हाथ में पूरा अपने को अपनी जान जो है वो देनी होती है। देनी नहीं होती जान। देनी होती है ना वो। अभी सर, उसका बेसिकली उसका सेंस ऑफ ये सर ये यूनिफॉर्म को देख के तो विश्वास करके आप हाँ, बैठते हो। सही है। एग्जैक्टली। और वैसे भी ड्राइवर भी तो वही चीज है, तुम सोते हो और ड्राइवर रात भर गाड़ी तो गाड़ी चला ही चलाता है, रहा वो विश्वास है ना। विश्वास की ही बात है। हाँ, हाँ। एक पायलट बनना इंडिया में कितना मुश्किल है? इंडिया में जी। इसलिए मैं स्पेसिफिक कह रहा था, इंडिया में कितना क्यों- मुश्किल है और क्यों आसान। इंडिया में मुश्किल तो ऐसा नहीं की है, बात है? ऐसा नहीं है मुश्किल में। नहीं, क्योंकि इतना हवा में आपको इतने सारे ये है, क्योंकि जैसे इतना यहाँ पे जो बस चलाते हैं उनका तो लाइसेंस बहुत ऑलमोस्ट आसानी से मिल जाता है, उतना ही आसान पायलट बनना भी होता है। सर पढ़ाई करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, सारी चीज़ें पास करो, बिल्कुल मिलेगा लाइसेंस। और इट इज़ कितना मुश्किल होता है वो नीट का तैयारी करना, जैसे जेईई का तैयारी करना जैसा होता है। पढ़ाई करो तो सब कुछ आसान है, ना पढ़ो तो सब मुश्किल है। और जैसे इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टडीज। मैं तो ये बोलूँगा कि आपको इंटरेस्ट आता है। पायलट आप ज़बरदस्ती नहीं बनते हो, आप पैशन से बनते हो। उसमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब सारा टेक्निकल आपको सारा एरो Everything, डिजाइनिंग सब कुछ पढ़ना पड़ता है? एरोडायनेमिक्स समझाते हैं, और मौसम की जानकारी देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एवरीथिंग रिलेटेड, प्लेन कैसे उड़ता है वो भी बताया जाता है।
रास्ते कैसे पता करने हैं, स्पीड कैलकुलेशंस कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एवरीथिंग। आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। और ये हर वक्त ये जो आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है वो फ्लाई करने से पहले जज की जाती है? सर फ्लाई करने से पहले तो सिर्फ अल्कोहल टेस्ट होता है हम्म, और तो कुछ वो नहीं है। बाकी तो आपको आपके बारे में पता है, आपको हर रोज आके डॉक्टर चेक नहीं करने वाला कि भैया सांस लो, दैट यू नो बेटर देन। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, और मेंटल कुछ चेकअप होता रहता है पीरियडिकली पायलट्स का? मेडिकल चेकअप होता है एवरी ईयर, फिर एक एज के बाद एवरी 6 मंथ्स। ओके, ऐसा कोई एज होता है एक पायलट का कि इस उम्र के बाद आप प्लेन नहीं उड़ा सकते? 65 65 तक आप उड़ा सकते हैं? कमर्शियली फ्लाई कर सकते हैं। 65 के बाद भी आप 80 साल की उम्र में भी प्लेन उड़ा सकते हो। 65 की एज के बाद आप कमर्शियली फ्लाई नहीं कर सकते। ओके, इंडिया की किसी भी एयरलाइन में या आप कमर्शियली फ्लाई नहीं कर सकते। आप अपना प्लेन खरीद के फ्लाई कर सकते हो, ओके, आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, आप प्राइवेट कैटेगरी में फ्लाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके किसी दोस्त के पास एयरक्राफ्ट है, आप बिना उससे तनख्वाह लिए आप उसके प्लेन को फ्लाई कर सकते बिना तनख्वाह लिए। That is why दैट इज द मेन, commercially- कमर्शियल। एक और चीज़ सवाल था मेरे पास, आंखों में अगर आपके नंबर हैं हाँ तो जी। आपका पायलट बनने का उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है? नहीं, अगर नंबर ठीक है उसके बाद आके ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो चश्मा जो पहन के वो आप बिल्कुल उड़ा सकते हैं। इजीली उड़ा सकते हैं। एक जो पायलट है और को पायलट है, दोनों का रोल क्या होता है? एक को पायलट जो होता है वो ओहदे में कम होता है एक पायलट से? हाँ, अगर पोजीशन की बात करो तो वो को पायलट बेसिकली ये को पायलट को यही लगता है कि मेरे को वहाँ पे आना है। जूनियर पायलट रहता है। जूनियर इंटर्न जैसा वो बोल सकते हैं क्या उसको? नॉट इंटर्न, हाँ कह सकते हो इंटर्न, कि उसने वो डिग्री ले रखी है कि वो वो उड़ा आपके पास सकता भी है, लेकिन उसको आपकी वाली जगह पे आना है तो उसके लिए उसको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक्सपीरियंस से आती है वो सब चीज़ें। और उसको वो कब जाके जस्टिफाई होता है कि अब ये अकेला प्लेन उड़ा सकता है या फिर पायलट की जगह ले सकता है वो? जब वो बहुत सारी गालियाँ खा लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ Flying नंबर ऑफ hours का आवर्स, कुछ है क्या? हाँ, नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। बाकी आपके टेस्ट होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, ओके वो आपको टेस्ट पास करने होते हैं, देन ओनली यू कम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके। अच्छा, कैप्टन क्यों कहते हैं पायलट को? मतलब वो अब उपाधि अपने आप मिल जाती है, लेफ्टिनेंट ऐसा नहीं कैप्टन। कैप्टन शुरू से ही नाम है। हाँ, सर। मतलब प्लेन का वो वो तो कैप्टन ही है, कैप्टन तो main- हाँ। सो जनरली क्या होता था, पहले होता था पायलट को पायलट, हाँ, ठीक है, पायलट को पायलट, लेकिन दोनों कैप्टन होते हैं। कैप्टन अच्छा। इज वंस यू गेट द लाइसेंस यू आर अ कैप्टन, ओके ठीक है। लेकिन हम जिस लैंग्वेज में यूज करते हैं, दिस इज द कैप्टन, तो ही इज द सीनियर वन, Okay. इज द को पायलट और फर्स्ट ऑफिसर। ओके आजकल तो वो इंडिगो ने बहुत सारे कर दिए, जूनियर फर्स्ट ऑफिसर, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर, फिर सीनियर कमांडर। सो जनरली इट इज कमांडर हु कमांड्स द एयरक्राफ्ट, और इन अदर वर्ड्स इन बुकिश लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज PIC, ओके पायलट इन कमांड। अच्छा, ओके। हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम PIC यूज़ करते हैं। आप कभी भी अगर ATC की बात सुनो तो ATC पूछेगा नेम ऑफ द PIC, पायलट इन कमांड। लेकिन एयर होस्टेस तो कैप्टन बोलती है। एयर होस्टेस कैप्टन बोलती है, वो PIC बोलेगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि PIC क्या है। लेकिन आप यहाँ लाइसेंस की बात कर रहे थे, तो जो लाइसेंस होता है एक जो पायलट को मिलता है वो कितने साल तक वैलिड होता है? कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। जैसे इंडिया ने अभी उसकी वैलिडिटी 10 साल कर रखी है, तो 10 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है। और उसके लिए वापस आपको टेस्ट देना होता है उसका? टेस्ट भी होते हैं, रिटर्न, जैसे रिटर्न एग्जाम्स होते हैं कईयों में। लेकिन अगर आप कंटिन्यूएशन में फ्लाई कर रहे हो, आप ऑलरेडी किसी कंपनी है, तो डॉक्यूमेंट बेसिस पे, आपके पास्ट फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसकी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है कि पिछले 6 महीने में इतनी फ्लाइंग की होनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे रिन्यू होता है। इंडिया में पायलट बनने के लिए कोई ऐसा सरकारी एग्जाम है कि क्या एग्जाम है? गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं। DGCA जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो एग्जाम्स लेती है। तो उसके एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। इट्स बेसिकली थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ साइड बाय साइड। तो आपको थ्योरी एग्जाम्स क्लियर करने हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है। और ये हर साल होते हैं, हर 6 हर महीने में होते हैं हर महीने में होते हैं। तो उसके लिए एज लिमिट है? एग्जाम्स देने के लिए 12th पास चाहिए आपको बस। एज लिमिट एज का कोई लिमिट नहीं यानी है? कि कल मैं भी पायलट बिल्कुल कर सकते हो। मैंने सर 65 तक की एज तक का आप कर सकते हो, पायलट बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हो। अच्छा, तो एग्जाम देने के बाद आप पायलट बन जाते हो, फिर एग्जाम year देने और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होने के बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि आपको को पायलट की जगह बैठना होगा या नहीं, फिर किसी और? जो ट्रेनिंग होती है वो छोटे एयरक्राफ्ट में होती है, हाँ। 2 सीटर या 4 सीटर एयरक्राफ्ट में। और ये ट्रेनिंग करने का मतलब किसको अथॉरिटी है, कौन कर रहा था? FTOs होते हैं, फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया में 30-35 है अभी, अच्छा, वो करवाते हैं। मोस्टली ज़्यादातर लोग बाहर भी जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेनिंग्स होती हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग्स कितना प्रैक्टिकल जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस है उससे मैच करती है वो?
एकदम प्लेन से उड़ाना सिखाते हैं आपको। हाँ, plane मतलब के वो इस अंदर रास्ते बैठ के सब है। जो आप कह रहे थे सब कुछ सिखाते हैं, सब रास्ते कुछ कैसे फाइंड आउट करने हैं, बादलों में कैसे उड़ाना है, इंजन Actually फेलियर हो plane जाए तो ही क्या चलाते करना हो है। ना आप। नहीं, लेकिन आपको एक्सेस रास्तों का एक्सेस मिल जाता है क्या हाँ जी जब बिल्कुल वो मिलता है, क्यों नहीं मिलता। वो सेम रूट आप लेकिन एक्सेस हम कर छोटे सकते लो altitude लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं तो किसी को और डिस्टर्बेंस नहीं। नहीं किसी को डिस्टर्बेंस क्या। आप सर आप ऐसे एयरपोर्ट पे आप बॉम्बे में भी लैंड कर सकते हो। एक एयर इंडिया का प्लेन लैंड कर रहा है, उसके पीछे भी चार्जेस पे करने हैं आपको, अच्छा उतनी आपकी ट्रेनिंग महंगी होती जाएगी। इसीलिए सो व्हाट हैपेंस इज, अब जैसे इंडिया में छोटे एयरपोर्ट्स हैं, छोटे एयरपोर्ट्स की मैं बात करूँगा तो बड़ौदा लेट्स से, तो बड़ौदा में इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं। इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे ट्रेनिंग होती है, लेकिन स्टिल अब्रॉड में इसलिए ट्रेनिंग ज़्यादा एक्सपेक्ट की जाती है, ज़्यादा बेटर मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा है कैसा एक्सपोजर एग्जैक्टली? फ्लाइट ट्रेनिंग का। यहाँ पे अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले मेरे को फ्लाइट प्लान फाइल करना पड़ेगा, फिर इंडियन एयरफोर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। यूएस में अगर मेरे को जाना है फ्लाइट पे, मेरे पास एयरक्राफ्ट है, मैं एयरक्राफ्ट में बैठूंगा, प्लेन स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करने के बाद मैं रनवे के पास जाके बोलूँगा अच्छा मेरे को फलानी जगह पे जाना है, परमिशन दे देंगे ऑन द स्पॉट। अगर मेरे को लोकल भी उड़ना है ना, मान लो मेरे को आधे घंटे की राइड लगा के आनी है, आई विल गो टू द रनवे। और कुछ एरियाज तो ऐसे हैं मेरे को किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, प्लेन स्टार्ट करूंगा, रनवे से टेक ऑफ करूंगा, एक लेवल के नीचे फ्लाई करूंगा, घूम के वापस आके अपनी जगह पे लैंड भी कर जाऊंगा। उसके लिए परमिशन की भी जरूरत कोई परमिशन नहीं चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए बस। सो ये जो आप कह रहे हैं कि आप अगर किसी एयरपोर्ट पे लैंड करने चाहेंगे, उसकी जो तैयारी है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है, उसमें एक पायलट का खर्चा कितना आता है? और वो सर खर्चा लगभग आज की डेट में 50-60 लाख रुपए तो मिनिमम खर्चा आता है पूरी ट्रेनिंग के लिए। पूरी ट्रेनिंग के। और जो उससे पहले जो पढ़ाई है उसकी, उसमें कितना पैसे लगते हैं? पर बीच में आ गया ना सब कुछ। अच्छा, ये सब कुछ इससे- पढ़ाई का खर्चा किस चीज़ का होना, पढ़ाई तो आपने करनी है। हाँ, क्लासेस व्लासेस का आप कह सकते हो कि ट्यूशन का खर्चा 2-3 लाख रुपए। ओके, इसके अलावा जो उसका जो नॉलेज है मेजर जो खर्चा आता है दैट इज द फ्लाइट ट्रेनिंग पार्ट। उसमें आप एयरक्राफ्ट रेंट पे लेते हो, एयरक्राफ्ट का फ्यूल बर्न होता है, तो वो रेंटल के हिसाब से पर आवर के हिसाब से 20-25 हज़ार रुपये जो रेंटल है वो पड़ता है आपको। तो एक फ़्लाइट अगर किसी बंदे को लेनी है तो उसमें एक फ़्लाइट में कितना खर्चा बैठ जाता है अंदाज़ा? 20-25 हज़ार रुपये 20-25 हज़ार में एक घंटे का हाँ। पर आवर के बेसिस पे मैं वो चला सकता हूँ। और बाकी सब रेंटल्स बाकी डिपेंड करता है, फिर वही डिपेंड करता है मारुति चलानी है कि BMW चलानी है, उसके हिसाब से रेट बढ़ती जाएगी उसकी। उसके हिसाब से। सो ये एयरक्राफ्ट जो हैं, कुछ एयरक्राफ्ट है जो जिस बहुत ज़्यादा पैसेंजर कैपेसिटी होती है उनकी। सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कौन सा है? A380। A380। और उसमें पैसेंजर कैपेसिटी कितनी है? अगर कार्गो भी हटा दिया जाए तो 800 से ऊपर। 800? हाँ, लेकिन नॉर्मल में 500-550 जाता है। आपने कार्गो की बात की, लोग ये भी एक और स्पेकुलेशन एक कर रहे थे। वो टुपलोव और एंटोनोव का भी था, टुपलोव 144 या कुछ था। एक्चुअल में तो वो एयरक्राफ्ट है सबसे बड़ा रशियन एयरक्राफ्ट। आई थिंक 20-25 एयरक्राफ्ट बने होंगे, उसकी कोई बात नहीं करता। क्यों? खत्म हो गया ना, अभी है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं नासा ने रखे हुए थे अपने टेस्ट एयरक्राफ्ट के लिए। एक मूवी आई थी रशियन उसमें वो दिखा था, एविएटर में जो बंदा बनाता है वही एयरक्राफ्ट है क्या? नहीं, अच्छा, क्योंकि एक मूवी ये रशियन एयरक्राफ्ट से एंटोनोव 225 सबसे बड़ा जहाज था, जो अभी ये पीछे जब वॉर हो रही थी तो उसमें मरिया करके था, वो लास्ट एयरक्राफ्ट था, लेकिन उसको दोबारा बना रहे हो। 6 इंजन थे उसमें, 6 इंजन। वो कार्गो एयरक्राफ्ट था। ओके। उसके अंदर एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो इतना बड़ा है। सो ये जो इतने बड़े जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी या फिर कह सकते हैं कि उसको चलाने वाले जो पायलट होते हैं वो अलग होते हैं या सेम ही होते हैं? कोई फर्क नहीं। कोई फ़र्क नहीं है सर। एज ए पायलट जो लोगों आप जब स्टूडेंट्स आते हैं ना मेरे पास, मेरे को बोइंग 777 उड़ाना है, अब मैं उसको बोलता हूँ वो क्यों? नहीं वो बड़ा एयरक्राफ्ट है ऐसे। मैंने कहा तुमने जब भी वो एयरक्राफ्ट को देखा ना, पीछे से देखा, तुम देखते हो उसका बिजनेस क्लास कैबिन बढ़िया है, बैठने के लिए सीट है, वो आगे कॉकपिट में बाकी प्लेन बस वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है। आपको मैं गाड़ी चलाने के लिए देता हूँ, लेट्स से आप मारुति चलाते हो, मारुति 800 जो पुरानी वाली कार है, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगी गियर डालने में, क्लच दबाने में। फिर बाद में मैं आपको BMW में बिठाता हूँ, ऑटोमेटिक, ये बस गियर शिफ्ट किया, स्मूथली गाड़ी चल रही है। लेकिन दोनों गाड़ियाँ सेम फिनोमेना पे चलती हैं, सेम। बस ये है कि BMW में सब कुछ सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन चलनी वैसे ही है। उस BMW की थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी, मारुति की स्पीड कम होगी। ऐसे ही हर एयरक्राफ्ट एक ही टेक्नोलॉजी पे उड़ता है।
और ये तो प्लेन्स की बात हुई, तो चॉपर्स का क्या, हेलीकॉप्टर्स? हेलीकॉप्टर्स का फिनोमेना अलग है, तो उसकी ट्रेनिंग ही अलग होती है। तो ये पायलट्स हेलीकॉप्टर नहीं चला सकते? थोड़ी ट्रेनिंग के बाद चला अगर मान लो आप हेलीकॉप्टर की, जैसे मैं पायलट हूँ तो मेरे को अगर हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग लेनी है तो मेरे को शायद उसकी 60% ट्रेनिंग ही करनी, 50% ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि रूट्स मेरे को पता है कैसे फॉलो नहीं, इंस्ट्रूमेंट मेरे को पता है कैसे काम करते हैं, उसका टेक्निक अलग है उसको फ्लाई करने की। लेकिन आप चला सकते हैं? आप नहीं। चलाते हैं? नहीं चलाते। उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन ये कौन से लेवल पे उड़ते हैं चॉपर्स, उनका क्या एल्टीट्यूड होता है? 10,000 फीट पे भी जाते हैं, 1000 फीट पे भी जाते हैं, 10,000 फीट पे भी जाते हैं। लेकिन जो आप चार्टर्ड प्लेन चलाते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जो प्राइवेट जो रईस रहते हैं वो प्लेन्स लेते हैं कि चॉपर्स ज़्यादा खरीदते हैं? सर दोनों का यूज़ अलग है। उनका दोनों का यूज़ अलग है। चॉपर को आप घर की छत पे लैंड कर सकते हो, खेत में लैंड कर सकते हो। प्लेन उड़ाने के लिए आपको रनवे चाहिए। और चॉपर्स को परमिशन कैसे लगती है? वैसी सेम लगती है? वैसे ही परमिशन, सेम वैसी परमिशन। चॉपर जैसे मैंने बताया ना, रास्ते चॉपर्स के रास्ते भी अलग होते हैं। अच्छा, वो वो प्लेन से अलग है। बिल्डिंगों के बीच में से भी हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि चॉपर एक जगह पे खड़ा हो सकता है। बराबर। मान लो मौसम खराब हुआ, मैं कहता हूँ कि आज मैं समुद्र के किनारे जा रहा हूँ, शोर लाइन को पकड़ते हुए, मौसम खराब, मुझे लग गया आगे मौसम खराब, चॉपर वहीं रुक जाएगा, वगैरह, ठीक है इसको बारिश को निकलने दो, मैं वहाँ खड़ा हो सकता हूँ, या मैं वो समुद्र का किनारा मैं वहाँ पे लैंड भी कर सकता हूँ इमरजेंसी में। वो चक्कर है। ये जो पायलट्स होते हैं जो रेगुलर पैसेंजर एयरक्राफ्ट चलाना सीखते हैं, क्या वो जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी चला सकते हैं? चला सकते हैं, और मतलब इसके वर्डिंग में डिफरेंस आ जाता है। चलाने को मैं भी चला सकता हूँ, मुझे पता है एक बेसिक प्लेन कैसे उड़ता है, लेकिन वो मेरा काम नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। उसके लिए और आर्मी और या नेवी या मतलब जो एयरफोर्स है उसके अंदर जाना होगा आपको। हाँ जी, फाइटर प्लेन की सर हर प्लेन को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। नहीं बीच में क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है, सवाल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है मैं बताता हूँ, कि एक कुछ मेडे कॉल करके कुछ तो होता है जिसमें जितने पायलट होते हैं उनको कॉल कर लेते हैं, तो फिर क्या उनको परमिशन होती है? मेडे इज लाइक जो इमरजेंसी, जब भी प्लेन में इमरजेंसी आती है तो उसको हम मेडे कॉल बोलते हैं। इस पायलट ने भी, जो एयर इंडिया क्रैश हुआ, उन्होंने भी मेडे कॉल दिया था। सो मेडे इज लाइक इमरजेंसी। मेडे 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 का फुल फॉर्म या मतलब कुछ? MAYDAY। तो जो कहा जाता है, इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, कि ये एक बार एक किसी कंट्री के एक राजा थे, तो रातों रात वो उस कंट्री को राज करते थे, तो रातों रात उस फैमिली को पूरा ख़त्म कर दिया गया था, एंड दैट वाज 1 May शायद। अच्छा, तो इसलिए उसका नाम मे डे डाल दिया कि वो क्राइसिस आ गया था, कि मतलब पूरा जो कंट्री को चलाने वाला घर है, रातों रात, मतलब उस दिन सब कुछ खत्म। तो इस केस में पायलट ये मेडे कहता क्यों है और उससे होता क्या? So मेडे इज लाइक, जब हम मेडे कॉल देते हैं, व्हेन वी से मेडे, तो दैट मींस दिस एयरक्राफ्ट इज इन डेंजर। तो उसके आसपास तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, ATC का क्या काम है? टू गिव द प्रायोरिटी टू दिस एयरक्राफ्ट, जो ये मांगता है उसको दो। इमरजेंसी अगर वो एयरपोर्ट पे आ रहा है तो वो उसकी क्या इंटेंशन है, वो क्या करना चाह रहा है, जहाँ पे वो जा रहा है, सर्च एंड रेस्क्यू एक्टिवेट करो, एम्बुलेंस एक्टिवेट करो, हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड सर्विसेज। फाइनल कॉल है, मेडे इज फाइनल कॉल। उससे नीचे के क्या कॉल्स हैं? देयर इज वन कॉल पैन इज अर्जेंसी। मतलब एयरपोर्ट खाली करो ऐसा कुछ? नहीं, एयरपोर्ट पैन में एयरपोर्ट खाली करने वाली कहानी नहीं है। पैन इज अर्जेंसी, मतलब इट नीड्स प्रायोरिटी, बट कोई नहीं, बट सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे कुछ है मतलब? नहीं, उसके नीचे नॉर्मल हम फ्यूल इमरजेंसी। तो फ्यूल इमरजेंसी जो चलते हवा में जो फ्यूल इमरजेंसी होती है, उसको रिफ्यूल करने का हवा में ही तरीका होता है? नहीं, ऐसे बहुत सारे जो पुराने वो है, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, वो फाइटर्स के लिए है, वो पैसेंजर पे इसके लिए नहीं हो, जरूरत भी नहीं है ना, उसकी जरूरत भी नहीं है इतनी। हाँ, एंड देयर इज इनफ फ्यूल, हम लोग रिजर्व फ्यूल इमरजेंसी भी हम तब करते हैं कि फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद भी इतना फ्यूल होता है कि हम आसपास वाले एयरपोर्ट पे जाके लैंड कर सकते हैं। सो एक रेगुलर जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें कितना फ्यूल होता है? दैट अगेन डिपेंड्स कितना बड़ा फ्यूल टैंक है। एयरबस में कितना हो सकता था जो अभी बोइंग 747? इसमें इसकी कैपेसिटी मेरे ख्याल से कुछ 1-1.25 लाख लीटर की है, बट जो मुझे वो न्यूज़ में तो अलग फिगर आती है, बट अप्रॉक्सीमेटली 80 टन्स के आसपास फ्यूल था इसमें, 70 to 80 टन्स, 80,000 लीटर के आसपास। और ये अगर लैंड करते हुए होता तो शायद कम ये होता, क्योंकि फ्यूल, हाँ जी बिल्कुल, फ्यूल बर्न होता। कितने किलोमीटर्स या कितना ट्रैवल कर सकता है, मतलब बेसिकली माइलेज कितना होता है एक प्लेन का? वो भी प्लेन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हर इसी प्लेन का अलग एग्जांपल रहता है।
बोइंग 777 का मेरे को 787 का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, आप जो बट प्लेन स्टिल फ्लाई वो मेरे हिसाब से कुछ 15-16 लीटर 1 किलोमीटर में 15-16 लीटर 1 किलोमीटर शायद से, हम्म। या 10-12 लीटर 1 किलोमीटर में। Great. खरीदने का नहीं नहीं अपन सीएनजी वाले 1500-2000 करोड़ का आएगा। नहीं नहीं, वो प्राइवेट Private jet प्राइवेट जो प्राइवेट वाले हैं छोटे वाले हाँ। वो लगा लो, जो मैंने सर ने बोला था 5 करोड़ वाला जहाज सिंगल इंजन, वो तकरीबन 30 लीटर का आता है 1 घंटे में, 1 घंटे में 30 लीटर से 30 लीटर बस, और वो 1 घंटे में तकरीबन जाएगा 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के करीब। यहाँ से पुणे आराम से। तो चॉपर खरीद मतलब आप के लगा लो 3,000 रुपये में, 3,000 रुपये में, 2,500 रुपये में यहाँ से पुणे। हाँ, पुणे तो सिर्फ पेट्रोल कॉस्ट और नहीं नहीं, फिर हेलीकॉप्टर लोग बहुत सारे खरीदते क्यों नहीं है फिर? सर हेलीकॉप्टर भी इतना, फिर प्लेन्स आर भी मोर क्या सेफर। अच्छा, safer। हाँ, अच्छा। हेलीकॉप्टर्स ये है कि आप एक्सट्रीम जगहों पे जा सकते हो हेलीकॉप्टर्स में। हेलीकॉप्टर्स आर एक्सपेंसिव। लेकिन ये मैंने देखा, जैसे मैं वैष्णो देवी गया था, पैसे तो मालूम करें कितने का आता है? कितने का आता है हेलीकॉप्टर? यस, हेलीकॉप्टर भी डिपेंड करता है, 60 करोड़ 70 करोड़ 100 करोड़ इतने 200 स्टार्ट रेंज क्या है? स्टार्ट रेंज सर भी मतलब- पुराना वाला कोई होगा 20-25 करोड़ में भी आ जाएगा। अच्छा, नहीं ऐसा कोई मारुति जैसी कंपनी होती है कि सस्ता हेलीकॉप्टर बनाती है? रॉबिन्सन एक छोटा सा आता है, वो भी 15-20 करोड़ का, तो वो भी होगा। वो भी होगा। तो वो जो plane पुरानी सस्ते हैं फिल्मों में helicopter आते थे ना, वो हाँ, प्राण जी बैठे हुए हैं, हाँ, अमजद correct, खान, correct, हाँ, correct। अमजद खान, हाँ, वो रॉबिन्सन, वो सिंगल इंजन एयर का हाँ, वो हाँ। हेलीकॉप्टर, वो भी है इंडिया में, अभी भी हैं, हम्म। उड़ते हैं अभी भी। हाँ। लेकिन जैसे मेरा जो एग्जांपल ले रहा था, वैष्णो देवी में गया था, वहाँ से नीचे से ऊपर जाने के लिए हेलीकॉप्टर हाँ, यूज़ किया जाता हाँ है। जी। तो ये यूज़ अलाउड है हेलीकॉप्टर का? बिल्कुल अलाउड है। क्योंकि कमर्शियल जैसा यूज़ हो गया ना ये तो। हाँ, तो कमर्शियल कंपनी है, प्रॉपर ग्लोबल वेक्टर है, commercial पवन अंश अच्छा, है, वो उसको run आप करते पैसे भी तो दे रहे हो हाँ, उनको। हाँ, हाँ। वो पायलट्स, उन्होंने पायलट्स रखे हुए हैं, पायलट्स को सैलरीज आती है, प्रॉपर वो भी रूट बना हुआ है। परमिशन दैट इज ऑल्सो रूट। करेक्ट। सर, आने का तो रूट अलग है, जाने का रूट अलग है। अगर किसी की इच्छा होगी तो वो पवन हंस में जाके हेलीकॉप्टर बुक कर सकता है अगर कहीं जाना बिल्कुल है कर तो? सकते हैं। मतलब किसी को अगर कहीं यहाँ हाँ से जी। दिल्ली इमरजेंसी जाना अब है, जो चार्टर कंपनीज हैं, जैसे हमारी कंपनी है, तो वी डू दैट थिंग, हमारा काम ही वो है। क्या करते हैं जरा समझाइए। मतलब सो द कंपनी विच आई वर्क फॉर, इट्स अ नॉन शेड्यूल ऑपरेटर बोलते हैं उसको, Okay. NSOP। ओके, तो दे डू सेलिब्रिटी चार्टर्स, दे डू वेडिंग चार्टर्स, दे डू VIP चार्टरिंग, इलेक्शंस। सबसे ज़्यादा कमाई है इलेक्शंस के टाइम पे, कमाई इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा वो बिजनेस वाला टाइम है, पीक पीरियड बोलते हैं पीक पीरियड, हम्म। हमारा बिजनेस वाला पीक पीरियड होता है इलेक्शंस के टाइम पे। एंड देन वी डू ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के जो ऑर्गन ट्रांसफर्स होते हैं वो भी करते हैं, urgent matters। पेशेंट्स, एयर एम्बुलेंस वो भी ट्रांसफर करते हैं। तो अगर यहाँ से दिल्ली जाना है चार्टर्ड बुक करके, कितना सीटर कितने में पड़ेगा? जैसे आप सर लगभग एक, अगर नॉर्मल एयरक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ से दिल्ली तकरीबन 6-7 लाख रुपए मिनिमम एक ठीक ठाक से एयरक्राफ्ट में। और कौन कितने लोग बैठ जाएंगे? 5 से 6 लोग तो पर पर्सन 1 लाख यू कैन से काइंड ऑफ। एंड टाइमिंग बाकी डिपेंड करता है, डील भी आ जाती है। अभी डील ये है कि किसी को, अभी जैसे दिल्ली बॉम्बे तो एक रूट हो गया, लेट्स से गोवा की फ्लाइट है, तो किसी को गोवा से मुंबई आना है, लेकिन वो एयरक्राफ्ट मुंबई से जाएगा, तो अगर इफ़ यू नो सम कंपनी और आप उनको पहले से बोल के रखते हो, तो इट्स कॉल्ड फेरी लेग। तो उनका जहाज, तो व्हाट दैट कंपनी विल ट्राई इज कि मुंबई टू गोवा खाली जा रहा है, तो वो अपने जितने क्लाइंटेज है उनको बता देंगे फलानी डेट को इतने बजे ये वाला जहाज है, इतने लोग यहाँ से गोवा जा सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो कंपनी को तो फायदा ही, क्योंकि कंपनी ने वो जो दूसरा क्लाइंट है उससे दोनों फेज के पैसे लिए हुए हैं। एग्जैक्टली। अभी जो भी आएगा दैट इज प्रॉफिट एक्स्ट्रा। तो ये कौन से वेबसाइट पे आता है? कौन से वेबसाइट पे आता है वैसे 2-4 वेबसाइट्स हैं, लेकिन वो इतनी वो नहीं है, तो यू नीड टू नो द कंपनीज। अच्छा, कंपनीज को डायरेक्टली कॉल करके या फिर उनको रीच करके। अब्रॉड में ये चीज़ बहुत कॉमन है, तभी मैं बोल रहा हूँ ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ एविएशन। यूएस में जैसे प्रॉपर वेबसाइट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, वो अगले 1 महीने की आपको पूरी डेट्स आ जाएंगी, फेरी लेग्स अवेलेबल, इतने पैसे की, इतने ये अवेलेबल। इंडिया में अभी भी वो चीज़ आनी बाकी है। तो कोई स्टार्टअप तो सुन रहा होगा, वो कर सकता सर बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया, बट द थिंग इज, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी कंपनी की बात लूँ, हमारा जो प्लान्स हैं लास्ट मोमेंट चेंज होते हैं। तो मैं अगर एक VIP को लेके जा रहा हूँ तो उसके साथ मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। हाँ, बराबर है। मान लो आज मैंने वो फ्लाइट बुक कर ली, मैंने आपको बता दिया कि फलानी डेट को मैं गोवा जा रहा हूँ,
अब वो जो VIP है या जो भी है XYZ पर्सन, वो लास्ट मोमेंट में बोलता है अच्छा मेरे 2 रिश्तेदार आ रहे हैं, वो बॉम्बे से उठा के लेके आना। उसने तो पैसे दिए हुए हैं, उस मोमेंट पे आप क्या करोगे? तो वो चीज़ है। प्लस इंडिया में जितनी चार्टर कंपनीज हैं, एवरीवन इज कॉम्पिटिटर। अगर कोई एक स्टार्टअप वाला ये सोचता भी है तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना इज नॉट दैट इजी, क्योंकि क्या है लास्ट मोमेंट पे एयरक्राफ्ट खराब हो गया, क्या करोगे? एयरक्राफ्ट डाइवर्ट करना पड़ गया, क्या करोगे? पैसेंजर्स कोई वो VIP ऐसे है, वो बोलेगा अच्छा ठीक है ये आया जहाज, ये 2 दिन मेरे पास ही रुकेगा, क्या करोगे? अभी अब वो क्लाइंटेज ऐसी होगी, मान लो कोई भी XYZ बड़ा आदमी है, उसने प्लेन बुक किया है और उसके आपके साथ रिलेशन इतने अच्छे हैं, आप छोड़ ही नहीं सकते। आपको पैसों से मतलब है कि इफ़ ही इज़ कीपिंग द एयरक्राफ्ट ही इज़ पेइंग यू। आप बोलते हो कि सर इसका तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जहाज यहीं खड़ा रहेगा। इंडिया में है ना एक बहुत लोग है ना अपने बच्चों को पायलट बनाना चाहते हैं। हाँ जी। सो ऐसा क्या है पायलट उनको बोलो मेरे को कांटेक्ट करें, मैं बनाऊंगा। नहीं, लेकिन ऐसा क्या है पायलट के बहुत पैसे मिलते हैं पायलट को, एक उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है? अर्निंग की तो बात नहीं है, पैसे तो जाते ही हैं पायलट ट्रेनिंग में। आने का तो पता ही नहीं, आते तो बहुत टाइम के बाद जाके। आई वुड रादर से कि लोग ना सर ये सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो व्हाट दे सी ऑन सोशल मीडिया, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। ठीक है, सर का बेटा अभी पायलट बन रहा है, तो उसने जो चीज़ें देखी है, वो जो सोच के वो पायलट बन रहा है, वो शायद जब तक वो पायलट बनेगा तब तक वो मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा। सर मैं जब पायलट बनने का सोचता था तो मेरी तो सोच ही अलग होती थी कि मतलब ये अरे पायलट बन जाएंगे, ये नौकरी लग जाएगी, इतनी सैलरी आएगी, पहले दिन BMW 5 सीरीज निकलवाएंगे, ये सैलरी का ये पार्ट सीधा गाड़ी की EMI में जाएगा, ये वाला घर लूँगा, पेंट हाउस लूँगा, ये इमेच्योरिटी। ठीक है, लेकिन इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, और मोर ओवर आप पैशन से बनते हो पायलट, कि वो एक ऐसी चीज़ है, गाड़ियाँ चला ली आपने, ट्रक चला लिया, ट्रैक्टर चला लिया, लेकिन वो चीज़ को जो उड़ाने का नशा है ना वो अलग है। कि जैसे आपको ऊपर रास्ते कैसे ढूंढते होंगे, तो वो चीज़ सीखने का जो नशा है, पैशन होना चाहिए, पैशन, तो वो ड्राइव करता है। वो एक जो किक आती है ना, वो वहाँ पे आती है। लेकिन फिर भी अगर सैलरी किसी को समझनी है एक पायलट की शुरुआत में क्या हो सकती है, मिनिमम बेयर मिनिमम पैकेज क्या हो सकता है? सर स्टार्टिंग सैलरी कुछ पायलट की, अगर मैं नॉर्मल एयरलाइन की बात करूँ तो 1.5-2 लाख रुपए के आसपास एक स्टार्टिंग सैलरीज मिलती है, कम भी हो सकती है। हाँ, मैंने 35,000 रुपये पे भी फ्लाई करते हुए पायलट्स देखे हैं। डिमांड एंड सप्लाई वाली कहानी है। एक टाइम पे ऐसा था कि डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। 80,000 रुपये पे भी एयरलाइन ने पायलट्स रखे हैं। लेकिन इट्स नॉट अबाउट दैट सैलरी, उससे पहले आपको बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं, आपको ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो वो खर्चा, अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को वो पैसा रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, देन इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। फिर भी कितने साल अंदाजन? सर वो डिपेंड करता है कि आप सैलरी का कितना % आप दोगे। मतलब अगर आप सोचते हो लोन पे ट्रेनिंग करनी है, तो लोन पे लेट्स से 60 लाख रुपए, मैं बोलता हूँ आज की डेट में 60 लाख रुपए की ट्रेनिंग होनी है। नहीं तो मैं टोटल बताता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख के करीब टिल जॉब आपका आज की डेट का जो खर्चा है। मुझे पता है कि कोई पायलट जो मेरा अगर कोई स्टूडेंट है तो मैं उसको अंडर 75 लाख तक चीज़ तक रेडी कर सकता हूँ, शायद उससे भी कम में। लेकिन उसको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, कौन सी चीज़ कितने टाइम में ख़त्म करनी है, कहाँ से करनी है, कहाँ पे क्या कंजूसी करनी है और कहाँ पे कंजूसी नहीं करनी है। करेक्ट। टिल जॉब इतना खर्चा लग जाएगा। हो सकता है इसमें से 20% खर्चा ना भी लगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो, कि वो जो ट्रेनिंग है, कुछ ट्रेनिंग कंपनी अगर स्पॉन्सर कर दे तो वो बच्चे टू बच्चे पे भी डिपेंड करता है एंड सिनेरियोस पे भी डिपेंड करता है। अब लेट्स से आपने लगा दिया, मैं एक 75 लाख की फिगर पकड़ के चलता हूँ, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी हुई 1.25 लाख रुपए इन हैंड सैलरी। 1.25 लाख रुपए आपको, या 1.5 लाख रुपए सैलरी पकड़ लेते हैं, एक 1.5 लाख रुपए पहले साल में आपको आए 18 लाख रुपए, 12 महीने में 18 लाख रुपए आए। अब आप वो 18 लाख के 18 लाख उसको रिकवर मानते हो या क्या मानते हो, वो आपके ऊपर है। प्लस आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इन द एयरलाइन, तो एयरलाइन आपको फ्री टिकट्स देती है, आपकी फैमिली को फ्री टिकट देती है। मान लो किसी की एयर इंडिया में नौकरी लगी, 1.5 लाख रुपए सैलरी, आपकी फैमिली में मदर फादर, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, सबको फ्री टिकट्स है। आप अमेरिका की टिकट बुक करते हो,
मात्र 12 या 15 हज़ार रुपये की टिकट मिलेगी, जो आपकी 70-80 हज़ार रुपये की 1 लाख रुपए की टिकट है। अच्छा। ठीक है, 5 लोगों ने वो टिकट बुक करी, आपकी कमाई, आपको जो सेविंग हुई वो हुई 4 लाख रुपए की एक महीने में। ठीक So है, ऐसे कितनी आप बार 12 booking- महीने में आप वो कर लोगे तो 50 लाख रुपए तो यहाँ पे बच गया आपका। तो अब उसको रिकवरी बोलोगे या क्या बोलोगे, दैट डिपेंड्स। एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल इट। इंडिगो जैसी एयरलाइन है, दैट गिव्स यू एन नंबर ऑफ टिकट्स। टिकट्स की कैपिंग होती है, एंड दैट टू 100% नहीं, 90%, लेकिन इट्स ऑलमोस्ट फ्री। मैं एक बार मैं यूएस गया, मेरी टिकट थी 76, मतलब मेरी फैमिली की टिकट थी 2,76,000 की, 2,76,000 रुपये की मेरी और मेरी फैमिली की टिकट्स बड़ी टोटल पड़ी। मेरा दोस्त गया, आप सोचो उसने कितने पैसे दिए होंगे, उसने 76,000 रुपये अभी नहीं दिया था, वो 50,000 रुपये में टू एंड फ्रो की टिकट थी उसकी और उसकी फैमिली की। सो कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है कि कितना वो आपको। नहीं, कंपनी जैसे जनरली ये तो मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रा लॉन्ग रेंज फ्लाइट्स की। यहाँ से हम शॉर्ट डोमेस्टिक में भी होता है, मैं 10,000 की टिकट खरीदता हूँ, मेरे साथ वाला 1200 की ले रहा है क्योंकि उसकी वाइफ एयरलाइन में है या उसका कोई फैमिली मेम्बर एयरलाइन में है, होता है। Correct. तो ये पर्क्स है जिनको कोई काउंट नहीं करता। एवरी टाइम यू गो आउट ऑफ इंडिया या यू इवन इन डोमेस्टिक एयरलाइंस करती है, सो यू गो ऑन अ ले ओवर, आपको उसका पैसे मिलते हैं। अच्छा। पर फ्लाइट पर नाइट स्पेंड करने के पैसे मिलते हैं। तो होटल आपको मिलता है कंपनी की तरफ से, एक मील मिलता है, बाकी आपके खर्चे के लिए कुछ पैसे मिलते हैं, एंड दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सैलरी, अच्छा। दैट इज सेपरेट। फॉरेन में जाते हो तो यही चीज़ डॉलर्स में मिलती है। डॉलर्स में, लेकिन होती कन्वर्टेड रुपीस उतना ही नहीं, मिलेगा। आपको डॉलर्स मिलेंगे, आपको एक कार्ड मिलेगा आपका, उसके अंदर डॉलर से लोड हो जाएंगे, आप जहाँ मर्जी खर्च करो। ओके। और ओवरऑल जो कुछ पेड लीव्स होती हैं इसके, हाँ जी बिल्कुल, कितनी ऑलमोस्ट छुट्टियां ले सकते हैं? सर पायलट्स को तो मैं तो वही कहता हूँ, महीने के तो आधा महीना ही काम करना होता है, अगर वैसे मैं बात करूँ तो। फिर भी क्रिप करते रहते हैं यार, लेकिन जब वो सैलरी आती है ना, पहले फर्स्ट वीक में अकाउंट में मैसेज आता है, सारे शांत हो जाते हैं। ऑल्दो एविएशन जो पहले था, जो पहले मौज थी, जो कहते थे, वो क्रेज थोड़ा ख़त्म हो गया। लेकिन वो अभी भी लोग वो रियल लाइफ देखते हैं ना, तो वो उन बंदों की लाइफ देखते हैं जिन्होंने आज से 10-15 साल पहले स्टार्ट किया था, या 10-15 साल पहले वो कैप्टन बन चुके हैं। वो आज की डेट में दे आर अर्निंग गुड, दे हैव गुड लग्जरी कार्स, दे हैव गुड लग्जरी होम्स। तो आई थिंक इतना, लेकिन वो उन लोगों ने भी स्ट्रगल किया है, तो वो स्ट्रगल करके आज उस लेवल पे पहुंचे हैं। तो आपको यहाँ से उस लेवल पे पहुंचने में टाइम है। एक पायलट की जो है वो पर्सनल लाइफ कैसी होती है, उसकी फैमिली है, दैट डिपेंड्स आप कैसे रखते हो पर्सनल लाइफ। मेरी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। मैं बीवी से बहुत गालियाँ भी खाता हूँ, लेकिन जब ऐसा है कि जब लंबी ज़्यादा छुट्टी आती है तब बीवी तंग भी हो जाती है। तो वो भी है, तो फेजेस आते रहते हैं। बट है सर, फैमिली टाइम ऐसा नहीं है कि फैमिली टाइम नहीं फिर इंडिया में पायलट्स का बहुत अच्छा फ्यूचर है सर। अगर देयर वाज एन आर्टिकल ऑन 4 या 5 अप्रैल को एक आर्टिकल आया था दैनिक भास्कर का, उसमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आंकड़े प्रोवाइड किए जिसमें उन्होंने लिखा था कि ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 पायलट्स चाहिए हमें, 70% पायलट्स की कमी है इंडिया में। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं से तो आए होंगे। मैं 40,000 तो नहीं बोलता, लेकिन मेरे हिसाब से अगले 10 साल में लगभग 30,000 पायलट चाहिए हमें, हमारी पायलट मेकिंग कैपेसिटी से डबल। अभी हम लोग उससे कम ही कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं सर। अभी साल में लास्ट 2 सालों की बात करें तो हम लास्ट 2023 तक हम 1500 पायलट भी नहीं बना रहे थे महीने, एक साल के। अगर मैं कोविड से पहले की बात करूँ तो दैट फिगर वाज नॉट इवन 700 पायलट्स अ ईयर। आज की डेट में होगी कुछ, इस साल मेरे ख्याल से पिछले 2 सालों में पायलट्स ज़्यादा बने हैं, क्योंकि कोविड में वो एवरेज कम हो गई थी, 200-250 ही रही थी। एंड देन 1200-1400 लास्ट जो मेरे ख्याल से जो मैंने फिगर देखी थी कि 1450 के करीब पायलट्स पर ईयर ये हम लाइसेंस इशू करें। लेकिन अब इस साल शायद और ज़्यादा होगी, बट स्टिल विल रिक्वायर ऑलमोस्ट 3000 पायलट्स अ ईयर। जितने ट्रेनी अंदर आते हैं वो सारे पायलट होते हैं कि कुछ फेल हो जाते हैं? और फेलियर रेट कितना है? फेलियर रेट भी है। अब फेल स्टेजेस में होते हैं तो आप रीअपेयर कर सकते हो, तो कोई उसमें नहीं है। आप एग्जाम में से रिटर्न एग्जाम में आप फेल किए तो आप रीअपेयर कर सकते हो, आप 1 महीना छोड़ के अगले महीने में देख सकते हो। प्रैक्टिकल टेस्ट में अगर आप फेल हुए तो यू गेट द टाइम, आप रिमेडियल ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं।
हर एयरलाइन भी आपके टेस्ट लेती रहती है, हर 6 महीने में टेस्ट होता है, हर 6 महीने में प्रैक्टिकली टेस्ट होता है। जैसे आप कहते हो ना मेंटल हेल्थ, तो मेंटल फिजिकल सब चेक होता है। सो हर 6 महीने में आपका सेशन लगता है जिसमें एग्जामिनर बैठता है जो आपको चेक करता है, उस एग्जामिनर का भी हर साल चेक होता है। तो ऐसे ही देयर इज ऊपर के ऊपर कुछ ना कुछ है आपके। आपने जो फीस बताई या टोटल जो खर्चा बताया 50, 60, 70 लाख रुपए, तो इसका मतलब ये है कि कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है वो कभी पायलट नहीं बन सकता? अनफॉर्चुनेटली स्कीम है गवर्नमेंट की, बट मैंने देखा नहीं किसी को मिलते हुए। उसके झमेले इतने हैं ना सर, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अगर मान लो वो स्कीम, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता ये कितना सच है कितना नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आपको स्कॉलरशिप देती है। वहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको फुल स्कॉलरशिप मिलेगी, और एक जगह पे कैपिंग भी है साल के 5 लाख रुपए। एक है फुल स्कॉलरशिप और साल के 5 लाख रुपए, ट्रेनिंग ही 12 महीने में खत्म हो जाएगी, 12 महीने में 50 लाख रुपए चाहिए आपको। मैंने सिर्फ सुनी सुनाई बातें सुनी है कि किसी को स्कॉलरशिप मिली, पर ऐसा आपने देखा नहीं कभी कि हुआ है? नहीं, वो एक दो वो रील्स में ही देखा है, हो सकता है मिली भी हो, लेकिन हर एक, जब स्कॉलरशिप है, अगर आप स्कॉलरशिप बोल रहे हो कि 100 लोगों को देनी है, तो एक बंदा क्यों सामने आता है, 100 क्यों नहीं आते? Exactly. क्योंकि स्कॉलरशिप के वो जो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, वो बहुत, आपकी टोटल फैमिली की कमाई साल की 6 लाख से कम होनी चाहिए तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और उसके बाद कैटेगरी से होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन। सो आपको अगर एक एग्ज़ाम देना है तो 1 एग्ज़ाम इज़ ऑफ 5,000 रुपीज़। मैं प्रैक्टिकली भी वैसे बोलूँगा कि लेट्स से स्कॉलरशिप मिल भी जाती है, उसके बाद भी बाहर वाले खर्चे इतने होते हैं जो कि उस स्कॉलरशिप में शायद कवर नहीं हो पाएंगे। एक किताब है सर, 1500 रुपये की किताब है, कैसे करोगे? मेरे पास एक स्टूडेंट आया कि सर मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे को पायलट बनने का बहुत शौक है, मेरे को ट्रेनिंग करनी है, लेकिन मैं आपकी फ़ीस नहीं दे सकता। मैं कहा ठीक है। मैं कहा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे करेगा? कहते सर वो यहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। मैं कहा ठीक है, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, लेकिन फ्री में तो नहीं कराऊँगा, क्योंकि मैंने फ्री में बच्चे पढ़ा के देखे हैं और वो बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते। वो फ्री वाले ना, वो लाइटली, बिल्कुल लाइटली, जो चीज़ फ्री में मिलनी शुरू होती। मैंने कहा कुछ ना कुछ तो लूँगा मैं। कहते ठीक है। मैं कहा चाहे मैं पूरी फीस लूँगा, तेरी नौकरी लगने के बाद लूँगा, अभी मैं चाहे 1 रुपया लूँ तेरे से, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर लूँगा। मैंने पढ़ाया उस बच्चे को, वो मुंबई में रह रहा था, मुंबई में रहने का खर्चा था उसका 2,500 रुपये, सिर्फ 2,500 रुपये। मैं नहीं, वो किसी दोस्त के साथ 10 लोग एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, 2-3 महीने पढ़ा मेरे से, लेकिन उसका वो अपने आने जाने का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, मेरी क्लास में आने तक का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो फिर कैसे करना? लेकिन वो आज भी मेरे साथ टच में है। उसका है सपना, भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा एक दिन। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एंथुसियास्ट है करने के लिए, लेकिन हर चीज़ के लिए यू रिक्वायर फाइनेंशियल्स तो चाहिए। मैं अनफॉर्चुनेट ही बोलूँगा, लेकिन उनके लिए इतना भी अनफॉर्चुनेट नहीं है। सो इफ़ यू वांट टू फ्लाई, देश के लिए क्यों नहीं फ्लाई करते? ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। एग्जैक्टली। सरकार फ्री में ट्रेनिंग देती है, 2 से 3 करोड़, 2 से 4 करोड़ का खर्चा आता है एक एयरफोर्स पायलट बनाने में, फ्री ऑफ कॉस्ट। सरकार राशन भी देती है, प्याज आलू सब घर पे पहुंचा के जाती है। अगर आप सैलरी भी है, सो सैलरी, मैं बोलूँगा कि देन यू डू नॉट think about मनी। करेक्ट। वो जो रुतबा है एक फाइटर पायलट का, मतलब, और वो प्लेन भी बहुत ही अलग है, मतलब उसमें तो आपको सिविल एविएशन में आना है, आप लॉन्गर रूट फॉलो करो, यू सर्व इन द इंडियन एयरफोर्स, यू सर्व योर टेन्योर 20-25 ईयर्स, देन यू शिफ्ट। हाँ एग्जैक्टली, तो आप कर ही सकते हैं। सरकार आपकी ट्रेनिंग करवाएगी, और उसके बाद तो आपके पास एक्सपीरियंस ऐसा होगा, एयरलाइन हाथ जोड़ के लेगी कि सर आ जाओ, आप हमें ज्वाइन करो। सो वैसे ही अब लेकिन हर किसी को शॉर्टकट चाहिए ना। एग्जैक्टली, सबको पहले ही वो बनते इसलिए क्योंकि यार अच्छी सैलरी होगी, अच्छा ये अब पहले से सपने वही होते हैं। सर एयरफोर्स पायलट की अच्छी, एयरफोर्स पायलट अगर आप बनते हो, सैलरी खर्च कहाँ करोगे? एग्जैक्टली, सब कुछ तो आपको सरकार दे रही है। एग्जैक्टली, घर राशन सब मिलता है, घर मिलता है, राशन मिलता है, ट्रांसपोर्ट मिलती है, गाड़ी लेनी है आपको 50 मतलब 20% के रेट पे गाड़ी मिल जाती है, हर चीज़ सस्ती मिल रही है आपको। बेस्ट टू बेस्ट विस्की पीनी है, वो आपको सस्ती मिल रही है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, सब सस्ता मिल रहा है। उसके बाद नौकरी आपने जब पूरा कर लिया, उसके बाद भी हर महीने पेंशन मिलती है आपको। और
बच्चों की सारी पढ़ाई फ्री है, ठीक है, इंश्योरेंस, तो बेसिकली एवरीथिंग इज फ्री। तो फिर खर्चा आपको एक पैसा matter जीने नहीं के करता है। लिए, आपको अगर खाना खाना है वो फ्री है, एयरफोर्स वाली मैस में जाओ फ्री है, हॉस्पिटल्स Free. बीमारी कुछ भी होती है आपको, आपकी फैमिली को, एवरीथिंग इज फ्री। हम्म, आपकी नौकरी, आपको कुछ हो जाता है, फैमिली को आपके पैसे मिलते रहेंगे, आपकी फैमिली को सर्वाइवल के लिए जो आपकी मंथली सैलरी थी वो मिलती रहेगी। अमेजिंग। सो एक सवाल मेरे दिमाग में कब से चल रहा है, सिविल एविएशन का फ्यूचर क्या है? यानी बहुत कि बढ़िया। पहले से जो हम देखते हैं कि रिसेंट हिस्ट्री में पहले बहुत रेट्स थी ट्रैवल करने की, अब वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। ऐसे क्या फ्यूचर में और भी कम होने के चांसेस हैं कि क्या है? क्या चीज़ का सर? तो ट्रैवल का जो रेट है, जो ऑब्वियसली रेट तो वो तो इन्फ्लेशन के हिसाब से है, वो तो उस पे ही चलेगा। द नंबर ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल आएंगे इसमें, तो वो कंपटीशन फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन, यस, तो मेरा क्वेश्चन कहाँ से आया, जैसे जो खर्चा है एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, वो आर बेस्ड ऑन एयरपोर्ट का रेंट या फ्लाइट का, एयरक्राफ्ट का जो पर आवर का जो रेट है, हाँ जी, सो वो सब उसके एक्सपेंसेस की वजह से आता है, राइट? अगर वो एक्सपेंसेस जो हैं वो कट डाउन होते हैं तो फिर शायद वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो भी कम हो इन्फ्लेशन नाम की एक चीज़ है जो हर चीज़ पे लागू होती है। और आखिर में फ्लाइट इज ए लग्जरी। पेट्रोल पहले 18 रुपये लीटर, मैंने अपनी होश में 18 रुपीज़ पर लीटर पे पेट्रोल खरीदा हुआ है, 18 रुपीज़ पे। ये मेरे को याद है, मैंने जब करीब 20-22 साल, नहीं 20 तो नहीं, हाँ 20 साल पहले कभी मेरे पास स्कूटी होती थी, तो उसमें 18 रुपये लीटर के हिसाब से मैंने पेट्रोल डलवाया हुआ है अपनी होश में, जो मेरे को याद है। और उस टाइम में मैंने ये भी सुना है कि उस टाइम में 2-2.5 हज़ार रुपये। एविएशन इज एन Luxury luxury thing. affair only. If you want to travel by train or road, na, you cannot think always about But it is plane. जैसे becoming से affordable. market It is जो है, becoming No, affordable. it is now middle class affordable. I'm not saying बिल्कुल। flying is very luxurious, but it's क्योंकि जैसे देखा गया है कमर्शलाइजेशन जैसे बढ़ते जाता है, कंपटीशन बढ़ते जाता है, तो रेट्स फॉल डाउन होते हैं। बिल्कुल। सो वही आगे अगर इतना सारा स्कोप है, जैसे इतने सारे हमको मेरे pilots लग मेरे रहे हैं। हिसाब से आज की डेट में अगर किंगफिशर जिंदा होती तो शायद रेट्स कम ही होते और इंडियन एविएशन अलग लेवल पे होता। ही वॉज अ गाय, अभी आपने एक पॉडकास्ट भी सुना होगा शायद, विजय माल्या जी का आया था। मैं उनके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर रहा, बट आई एम एन एविएशन पर्सन, तो मैं खुद चाहता तो जेट एयरवेज एंड किंगफिशर आज की डेट में भी जिंदा होनी चाहिए थी, एंड गो एयर ऑल्सो। शायद कोई नया आएगा फिर। एग्जैक्टली, आएगा सर, यू नेवर नो। क्योंकि डिमांड है तो सही, सर डिमांड तो है, बिल्कुल है। डिमांड क्यों नहीं है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको एयरक्राफ्ट नहीं मिल रहे। मतलब मेरे को कितने लोग बोलते हैं, कुछ मिल के बोलते हैं, दोस्त होते हैं या जो बिजनेसमैन है, कुछ ना कुछ, अरे प्लेन कितने का आता है? बोला यार 20 करोड़ का। तो हु आर HNIs, उनके लिए 20 करोड़ रुपए कोई बात नहीं है। बराबर। अच्छा चलो हमें दिलवा दो 20 करोड़ रुपया हाथ में लेके आप प्लेन ढूंढने जाते हो, प्लेन नहीं है। जो 10 करोड़ वाली चीज़ थी वो 20 करोड़ में बिक रही है, लोग ले रहे हैं, और लेकिन अवेलेबिलिटी। फिर उसके बाद वो कोई नहीं, खर्चा देख लेंगे, कोई नहीं, यहाँ पे पार्क कर देंगे, वहाँ पे पार्किंग के इश्यूज। इंडिया में वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब डेवलप होना शुरू हुआ है, बट इट विल टेक टाइम, रातों रात नहीं बनेगा। और बहुत सारे एयरपोर्ट्स आ रहे हैं अभी। यस एग्जैक्टली। So the लेकिन future- इंडिया में अभी बहुत सारे एयरपोर्ट्स आ भी चुके हैं, हाँ। लेकिन इट विल टेक टाइम। और मैं डिमांड वही कह रहा हूँ ना, यूएस में क्यों बता रहा हूँ या बाकी कंट्रीज में, वहाँ पे ये चीज़ें पहले से डेवलप्ड है। आपके प्राइवेट एयरपोर्ट्स बने हुए हैं, इंडिया में भी है प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं कुछ, लेकिन इट्स स्टिल इन दी टॉप 1% और 0.1% लोग बस। तो थैंक यू कैप्टन जी, आपने हमें जिस तरीके से जो इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट के क्रैश के बारे में भी बताया और एयरलाइंस के फ्यूचर के बारे में भी बताया, इंडिया में क्या होगा। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।